हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और डाउन टू अर्थ यूपीएससी स्पेशल सीरीज़ जो हम लोगों की चल रही है, उसमें मई 2022 में जितनी भी वेबसाइट पर न्यूज़ कवर थी उन सभी को कंपाइल करके आप लोगों के सामने लाया गया है। हेल्थ हो, साइंस एंड टेक हो, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी, वेस्ट, फूड, इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो हैं वो अलग अलग तरीके की करंट अफेयर जो हैं वो न्यूज़ में रहते हैं, वो सभी यहाँ पर कवर कराए गए हैं। इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और एनोटेड पीडीएफ भी है, क्लीन पीडीएफ भी है। और इसमें इसका जो प्रीलिम्स 2022 में इंपॉर्टेंस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीलिम्स 2022 में ग्रीन वॉशिंग है, जैसे ये टर्म निकल करके आई, ठीक है, वो यहाँ से पूछी गई। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ वगैरह से रिलेटेड और भी चीज़ें थी। अभी सारे क्वेश्चंस को निकाल के ऐसे कंपाइल करना नहीं पॉसिबल होता, ठीक है। और तो बस ये सब चीज़ें हैं कि इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है और ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि ये विशेष समसामयिक मुद्दे हैं और जो बहुत सारे इवन पीडीएफ जो हैं वो भी कंपाइल नहीं करती हैं इन चीज़ों को। साथ ही साथ ये जो हैं वो सारे करंट अफेयर इशू नहीं हैं, इसके अलग भी कुछ कम इशू यहाँ पर होते हैं। और डाउन टू अर्थ की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर एक रिकमेंडेड साइट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती हैं। पिछले 6 महीने की जो मैंने वीडियोस हैं वो भी कवर कराई हैं। इसके अलावा जो डाउन टू अर्थ है उसकी अपनी मैगज़ीन भी रिलीज़ होती है और उस मैगज़ीन के लिए अलग प्लेलिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है, तो उसको भी आप यहाँ पर जो है वो ज़रूर से एक बार देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मई है इसके बारे में हम यहाँ पर शुरू करेंगे कि इसमें क्या क्या काम का आपका यहाँ पर रहा मई 2022 के दौरान। तो जो पहली न्यूज़ यहाँ पर है वो आपको बताती है ग्लोबल रेप्टाइल असेसमेंट के बारे में। ये एक बेसिकली रिपोर्ट है, असेसमेंट है, और ये नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो आर्टिकल था वो प्रकाशित हुआ। यहाँ पर आपको बताया गया कि रेप्टाइल्स की कंडीशन क्या हो रखी है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसमें ये बताया कि नियरली ए फिफ्थ ऑफ रेप्टाइल फेस रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। लगभग 20% जो आपके रेप्टाइल्स हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, ये बात निकल करके सामने आई। तो जस्ट इतना पॉइंट भी याद रखोगे कि नियरली ए फिफ्थ, तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं तो इसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए। तो रिपोर्ट के अंदर कारण बताए गए, हैबिटेट लॉस क्योंकि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन क्योंकि फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ये रहेंगे कहाँ, अब सरीसृप वगैरह हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है तो इनका हैबिटेट यहाँ पर डिग्रेड हो रहा है। तो ये सब थ्रेट हैं रेप्टाइल्स के लिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि पहले रेप्टाइल्स को ग्लोबल असेसमेंट्स में नहीं काउंट किया जाता था क्योंकि इनके ऊपर जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, कंजर्वेशन प्रायोरिटीज़ यहाँ पर नहीं दी जाती थी। लेकिन इस बार टर्टल, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, स्नेक और ये आपका टुटारा है जो कि आपके लिविंग मेंबर्स होते हैं, बेसिकली ट्राइजेक पीरियड के हैं। ओके, तो ये भी इस बार काउंट किए गए हैं। कंजर्वेशन प्रायोरिटीज़ जो है वो इनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो बहुत सारे थ्रेट हैं, ओके, और भी थ्रेटन स्पीसीज़ हैं रेप्टाइल्स की, और इन प्लेसेस में आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ बर्बेट्रेट्स हैं, वो सब भी असेसमेंट के अंदर में इंक्लूड किए गए। तो जस्ट एक पॉइंट आपके यहाँ पर काम का था, डेट इज़ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ग्लोबल रेप्टाइल असेसमेंट, और इसके हिसाब से 20% जो रेप्टाइल्स हैं वो एक्सटिंक्शन फेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण, हैबिटेट चेंज के कारण और अदर कोजेस के कारण क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड, स्नेक, टर्टल्स की जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से आपकी अफेक्ट हो रही है। इसके अलावा सीधे सीधे रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स और एम्फीबियंस में भी अंतर आपको साफ साफ दिखाया गया है। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें न्यूज़ के अंदर रहती हैं। उसके बाद दूसरी न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर आपको बताया गया क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन के बारे में। बेसिकली देखो, दुनिया में बहुत सारे वायरसेस मौजूद हैं, ठीक है। वो वायरस जूनोटिक वायरस के रूप में यहाँ पर उभर करके आते हैं, मतलब एनिमल्स से ह्यूमन में उनका ट्रांसफ़र यहाँ पर होता रहता है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वैसे तो वायरस बहुत सारे मौजूद हैं, सारे वायरस इस तरीके से स्प्रेड नहीं हो सकते कि सभी के सभी डिजीज़ को यहाँ पर फैला दें। लेकिन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये खतरा बढ़ गया है कि जूनोटिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लिखा हुआ है ए मेजोरिटी ऑफ 10,000 वायरस स्पीसीज़, इनकी कैपेसिटी है, मतलब 10,000 वायरस ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी है कि वो मैमल से ह्यूमन में ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसी कैपेसिटी है कि वो जूनोटिक डिजीज़ को फैला सकते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन सभी के सभी नहीं कर सकते ऐसा। 10,000 वायरस ऐसा कर सकते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये कैपेसिटी और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है।
तो क्लाइमेट एंड लैंड यूज़ चेंजेस की बात की गई है, मतलब वही हैबिटेट जो चेंज है, मॉडिफिकेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, डेजर्टिफिकेशन है, ओके, अर्बन डेवलपमेंट है, ये सब जो लैंड यूज़ चेंजेस हैं इनके कारण जो वायरस शेयरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पर बढ़ गई हैं। ये बात ध्यान रखना, कोई भी जो वायरस है, स्पीसीज़ है जो पहले जियोग्राफिकली आइसोलेटेड थी वो अब ह्यूमन इकोसिस्टम के अंदर एंटर करना शुरू हो गई है। दिस इंक्लूड हायर एलिवेशन पर भी देखने के लिए मिल जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो वहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगी, और एशिया अफ्रीका की हायर पॉपुलेशन है वहाँ पर भी ये क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा नोवल वायरसेस का, और ये जो इसकी इंटेंसिटी है वो लगभग 4000 गुना तक बढ़ जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण इनकी जो डिस्पर्सल कैपेसिटी है वो यूनिक हो जाएगी, और जिससे जो वायरल शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लाइमेट चेंज इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाएगा, और अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ गया तो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन देखने के लिए मिलेगा। जो जूनोटिक स्पीसीज़ हैं जो कि लगभग 10,000 के करीब वायरसेस जूनोटिक वायरस फैला सकते हैं, ओके, तो वो सभी के सभी यहाँ पर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और ये वायरल जो शेयरिंग है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। दिस सेंचुरी विल नॉट रिड्यूस फ्यूचर वायरल शेयरिंग, ओके। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। मॉडल वगैरह भी तैयार किए गए, इसके अंदर बताया गया कि बहुत सारे जो मैमल स्पीसीज़ हैं कूलर रीजन में भी स्पेशली, ठीक है, मैंने बताया ना हायर एलिवेशन, तो इस रीजन में भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ये कोई एक्सेप्शन नहीं रह जाएगा। इफ़ द अर्थ वार्म 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर बढ़ गया, पेरिस क्लाइमेट ने कहा कि 1.5 डिग्री रोक के रखो, नहीं रुकता तो 2 से तो आगे बढ़ने ही नहीं देना, लेकिन 2 से भी आगे बढ़ जाएगा, ओके। तो हायर चांसेस हैं कि वायरस शेयरिंग जो है वो ऐसे सभी इलाकों में जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंस है, स्पेशली अफ्रीका का रीजन और ये वाला रीजन, तो यह मतलब साउथ एशिया का रीजन, इनमें ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हैं, और जो पैथोजेंस हैं वो पीपल्स में ट्रांसफ़र होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आर्टिकल बेसिकली जो है वो क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन के ऊपर था, साथ ही साथ जूनोटिक स्प्रेड को भी शो करता है। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली नाम की जगह, हुगली में वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है, ओके। तो इसके अंदर से 2-3 पॉइंट निकालेंगे। जस्ट पिछली वीडियो में हमने वेस्ट बंगाल के अंदर जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है उसके बारे में पढ़ा था, ओके, और इस वीडियो में फिर से वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पिछली बार जलपाईगुड़ी को उठाया गया था, इस बार हुगली एरिया को उठाया गया है, तो हुगली भी एक इम्पोर्टेंट जो एरिया बन जाता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग यहाँ पर हो रही है, ओके। तो 2-3 पॉइंट यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले आइवरी कास्टिंग जो है वो इलीगल है इंडिया के अंदर, याद रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जब रिलीज़ किया था उसके बाद 1980 से ही हमने इसको बैन करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक भी ये चीज़ कंटिन्यू है और इलीगल तरीके से काम हो रहा है, ओके। अब यहाँ पर बात ये हो रही है, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, इंडिया के मैप में वेस्ट बंगाल भी आपने देखा होगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है वो चिकन नेक के बिल्कुल पास में है, चिकन नेक जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड इंडिया से अलग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। वो सारा इलाका एकदम आइसोलेटेड रह जाता है जियोग्राफिकली। ऊपर से चाइना यहाँ पर है, म्यांमार यहाँ पर है, और पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि दिस इज़ अ गेटवे, ठीक है, गेटवे टू चाइना, टू म्यांमार और टू साउथ ईस्ट एशिया, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये इंपॉर्टेंस आपको भूलना नहीं है। अच्छा, अब साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पर एक बेसिकली ट्रायंगल बनता है जिसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल, और ये 3 कंट्रीज़ को मिलाकर के है, एक है थाईलैंड, एक है लाओस, एक है म्यांमार। ये तीनों की तीनों जो बेसिकली कंट्रीज़ हैं ये आपकी रुआक रिवर है, मेकोंग रिवर है, इनके कन्फ्लुएंस पर मीट करती हैं और एक ट्रायंगल की शेप यहाँ पर क्रिएट करती हैं। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर भारी मात्रा में वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग देखने के लिए यहाँ पर मिलती है, ओके। तो ये एरिया किस लिए फेमस है, इस पॉइंट को भी यहाँ पर याद रखेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं वो भी आपको याद रखनी है, और इस ट्रायंगल के पास में ही इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया भी यहाँ पर पड़ता है, तो ट्रैफिकिंग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी देखने के लिए मिल रही है, ओके। उसके अलावा भूटान, बांग्लादेश और नेपाल भी बिल्कुल क्लोज में हैं आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, टच कर रहे हैं, ओके। तो मेजर ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, हमने वीज़ा फ्री एंट्रीज़ भी दे रखी हैं, जिसकी वजह से ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग है ये और ज़्यादा बढ़ गई है, ओके, इलीगल तरीके से, और चिकन नेक कॉरिडोर के पास में है तो ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो वाइल्ड लाइफ गुड्स जो म्यांमार, चाइना, भूटान, जितनी भी कंट्रीज़ बिलोंग कर रही हैं, ओके, उनसे एक्सपोर्ट की जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स इंडिया के अंदर। तो आपको ये याद रखना है कि आखिर वेस्ट बंगाल ही क्यों वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का हब बना हुआ है। तो उसके पीछे के कारण आपको यहाँ पर नज़र आए कि एक तो
मतलब बहुत सारे कारण मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। गोल्डन ट्रायंगल के करीब है, ओके। दूसरा चिकन नेक के पास है, भूटान और ये सब कंट्रीज़ मिली हुई हैं। चाइना भी एक इन्फ्लुएंस का कारण यहाँ पर है, बांग्लादेश में भी ये चीज़ें यहाँ पर आपकी जुड़ी हुई हैं, ओके। तो इन सब तरीके से आपको ये आर्टिकल को ख़त्म करना है कि क्यों वेस्ट बंगाल ही एक मेजर ट्रैफिकिंग का सोर्स यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं और अगले आर्टिकल में देखने के लिए मिलेगा रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, ठीक है। और ये रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट है, ओके। इसका रिपोर्ट का अगर आप नाम देखें तो ये है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, SOFO रिपोर्ट इसको यहाँ पर कहते हैं। ये इसका फ्रंट पेज है और ये रिलीज़ की जाती है FAO के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर बताया गया कि पिछले 30 सालों में लगभग 1990 से लेकर के 2020 तक लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट हैं वो लॉस हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। और जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसका लगभग 10% है ये, ठीक है। 420 मिलियन हेक्टेयर 10% फॉरेस्ट कवर को इंक्लूड करते हुए इतना यहाँ पर लॉस हुआ है। बस इतना पॉइंट आप यहाँ से ध्यान में रखो। उसके बाद कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, अगर याद रहते हैं तो ठीक है, वरना आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो यही है 420 जो आपके मिलियन हेक्टेयर के करीब लॉस्ट हुआ है 1990 से लेकर के 2020 तक। और डिफॉरेस्टेशन इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इन्होंने बताया कि रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो याद रखना दिस इज़ डिक्लाइनिंग, ओके। डिक्लाइन हो रहा है और इस पॉइंट को याद रखना, ओके। 10 जो आपका मिलियन हेक्टेयर है फॉरेस्ट वर लॉस्ट एवरी ईयर बिटवीन 2015 टू 2020। देखो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, लेकिन उसका जो रेट है वो गिर रहा है, हाँ जी वो गिर रहा है। मतलब पहले 10% लॉस हो जाता था, लेकिन अब 5% लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस तो हो रहा है, ओके। तो ये रेट जो है वो 10% से 5% हो गया, लेकिन डिफॉरेस्टेशन तो हो रहा है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना कि रेट डिक्लाइन हो रहा है जबकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लगभग 700 मिलियन हेक्टेयर की लैंड, पूरी दुनिया का 18% फॉरेस्ट एरिया, ओके। फॉरेस्ट एरिया का 18% जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, ये भी यहाँ पर याद रखना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा ये ग्रीन हाउस गैस और ये CO2 के इमिशन के बारे में बताया गया, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद ये सारे पॉइंट भी यहाँ पर निकल करके आए। इन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी भी डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शस डिजीज़, उनमें से 15% डिजीज़ जो है वो फॉरेस्ट से ही यहाँ पर आती हैं। जैसे कोविड-19 है, ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, या जीका वायरस है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इन्होंने बताया कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो पर्टिकुलरली ट्रॉपिक्स एरिया का जो फिनोमिना है, वहाँ पर डेंगू फीवर और मलेरिया डिफॉरेस्टेशन के कारण देखने को मिल रहा है, स्पेशली ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर। इन्होंने बताया कि अगर पेंडेमिक से जो है वो हमें लड़ना है, तो आपको मतलब पेंडेमिक जैसी सिचुएशन से यहाँ पर लड़ना है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को यहाँ पर आपका ख़त्म करना है, लैंड यूज़ चेंजेस को अवॉइड करना है, सर्विलियंस को बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको $22 बिलियन की पहले ज़रूरत पड़ती, लेकिन अब $31 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ गई है यहाँ पर, ओके। इसके अलावा 124 मिलियन और लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं कोविड-19 के बाद, ओके। और बहुत से जो लोग हैं वो वुड बेस्ड फ्यूल की तरफ यहाँ पर चले गए हैं, जो कि फॉरेस्ट से आती है, यानी कि फॉरेस्ट की सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं। तो साफ साफ कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा एनवायरनमेंट पर, तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो आपके वुड बेस्ड फ्यूल की तरफ यहाँ पर चले जाएंगे, और वुड कहाँ से आएगी, फॉरेस्ट से यहाँ पर आएगी। इसके अलावा लिखा हुआ है 1 बिलियन जो लोग हैं सब साहारन अफ्रीका में, वो चारकोल और फ्यूल बिट का यूज़ करेंगे 2025 तक, यानी कि पोल्यूशन बढ़ेगा। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि एनुअल ग्लोबल कंजम्पशन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसमें फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, पहले 92 बिलियन टन होता, लेकिन अब 190 बिलियन टन, यानी कि दुगना चाहिए करीब, ओके। तो नेचुरल रिसोर्स का जो डिग्रेडेशन है वो लगभग डबल यहाँ पर हो जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि एनुअल बायोमास एक्सट्रैक्शन, जो भी आपकी लकड़ियाँ वगैरह हैं, ओके, सूखे पत्ते वगैरह हैं, वो सब भी यहाँ पर 44 बिलियन टन के करीब जो है वो हो जाएगा। डिमांड भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी फॉरेस्ट बेस्ड बायोमास की, और कंस्ट्रक्शन पैकेजिंग वगैरह के लिए ये डिमांड बढ़ेगी। अभी इंग्लिश वाले बच्चों को इतना सफिशिएंट है, हिंदी वाले चाहें तो इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ ट्रांसलेटेड स्लाइड, ओके। तो ये बिल्कुल ट्रांसलेट है कि 15% वन से जुड़े हुए हैं संक्रमण, और इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप इस तरीके से। रिपोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया कि ग्रीन रिकवरी और एनवायरमेंटल क्राइसिस को अगर टैकल करना है तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इन्होंने कहा कि ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़ यहाँ पर साइन हुई थी नवंबर 2021 के अंदर, जब ग्लासगो समिट यहाँ पर हुई COP26 की।
उसके अंदर हमने अलग अलग बातें की और उनमें से एक थी आपकी ग्लासगो लीडर्स फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। और इस फॉरेस्ट डिक्लेरेशन पर लगभग 140 कंट्रीज़ ने जो है वो साइन किए थे। ओके, और इन्होंने कहा था कि 2030 तक जो फॉरेस्ट लॉस है उसको एलिमिनेट करेंगे, साथ ही साथ रेस्टोरेशन को सपोर्ट करेंगे और सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री को यहाँ पर बढ़ावा देंगे। इन्होंने एडिशनल 19 बिलियन ओके ये भी यहाँ पर आपके सैंक्शन किए एडिशनल कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे ताकि इन गोल्स को अचीव कर सकें। ओके, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जा चुका है ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन के बारे में, आप वहाँ से देख सकते हैं। 3 लक्ष्य इसके रखे गए थे। डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, फॉरेस्ट को मेंटेन तो करना ही करना है। दूसरा, डिग्रेडेड जो लैंड है उनको रिस्टोर करना है और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है। सस्टेनेबल और जो ग्रीन आपकी फॉरेस्ट्री है उसको यहाँ पर बढ़ावा देना है। आपकी जो वैल्यू चेन है पूरी, ठीक है, उसके अंदर जो ग्रीन वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करना है। तो ये सब बातें जो हैं वो इसके अंदर में कही गई थी। ये आपकी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर एशियाटिक चीता की बात यहाँ पर आ जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है ईरान के अंदर कैप्टिविटी में 3 जो नए जो चीता हैं उनके बच्चे यहाँ पर पैदा हुए। तो कब्स जो हैं उनको बोन यहाँ पर किया गया और इन कैप्टिविटी में काम हुआ है, तो इनकी जो सेहत है उनको सबको मॉनिटर किया जा रहा है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चीता, इसका यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी दिया गया है। ये फास्टेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ठीक है, ये बात तो हमें पता है। वंश ये पाए जाते थे, आपको मिलेगा कि अफ्रीका में देखने के लिए मिलते थे, ईरान है, इंडिया है, इन तीनों जगहों पर भारी मात्रा में चीताज जो हैं वो देखने के लिए मिलते थे। चीताज जो हैं वो ईरान में और इंडिया में जो पाए जाते थे उनको एशियाटिक कहते थे। बाकी जो अफ्रीका के अंदर थे उनको अफ्रीकन चीता कहते थे। तो चीते 2 तरीके के हो गए, एक हो गए आपके एशियाटिक चीता और दूसरे हो गए आपके अफ्रीकन चीता। ओके, इंडिया ने जो एशियाटिक चीताज हैं हमारे यहाँ ख़त्म हो गए, ठीक है, जो शिकार वगैरह के दौरान उस समय ख़त्म हो गए। तो हमने इनको इंपोर्ट करना यहाँ पर, मतलब हमने सोचा कि इंडिया में भी एशियाटिक चीते होने चाहिए। तो हमने ईरान से ये एशियाटिक चीते को सोचा कि भाई कुछ हमें एशियाटिक चीता इंडिया में लाएं, उसके बदले एशियाटिक लॉयन हम यहाँ पर देने के लिए 1970s में ये प्रोग्राम हमने शुरू किया। लेकिन कुछ दिक्कतें हो गई और ये प्रपोज़ल स्वीकार नहीं किया गया। हमने 2009 में फिर से कहा कि भाई ये काम यहाँ पर करना चाहिए, ईरानियन चीते को इंडिया के अंदर लाना चाहिए, लेकिन ईरान ने परमिट नहीं दिया, मना कर दिया। उसके बाद इंडिया अब जो है वो चीताज़ की वेट कर रहा है, साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से आएंगे। देखिए याद रखें, ईरान से अभी भी नहीं आ रहे हैं। ओके, तो अब जो है वो आएंगे साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, और चीताज़ आएंगे और उसके बाद आपको मिलेगा ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके लिए आपकी 5 एक्सपर्ट्स की टीम भी नामीबिया गई थी। 17 फरवरी को उनकी रिपोर्ट वगैरह रिलीज़ होगी, उसको भी देखा जाएगा। ओके, तो इनके बारे में मैंने डिफरेंस भी यहाँ पर बताया हुआ है कि एशियाटिक और अफ्रीकन चीता में क्या डिफरेंस होता है, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो एक बारी। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर आपको एक टेलीस्कोप के बारे में दिया गया है जिसका नाम है सोफिया टेलीस्कोप। नासा का टेलीस्कोप है। नासा ने कहा है कि अब इसको बंद कर रहे हैं। इसने बहुत अच्छी स्टडीज़ दी, लेकिन अब इसको बंद करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहली बात तो इसको बंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाइट हाउस ने इसके लिए बजट को सैंक्शन नहीं किया, इसकी वजह से इसको बंद करना पड़ेगा। अभी जो सोफिया टेलीस्कोप है इसकी आप पहले इमेज देखिए, ये इस तरीके का टेलीस्कोप है, दिस इज अ फ्लाइंग टेलीस्कोप। ओके, और ये जो है वो आपकी बेसिकली हवा में रहता है और जो ऊपर आपके अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं उनको मॉनिटर करता है। देखो किस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर मॉनिटर करेगा। पहले इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। याद रखना ये इंफ्रारेड रेंज का टेलीस्कोप है, यानी कि इंफ्रारेड जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उस रेंज में यहाँ पर वर्क करेगा। 2.7 मीटर का टेलीस्कोप है और ये जो आपका बोइंग प्लेन है इसके अंदर में इसको सेटअप किया गया है। तो आप देख सकते हो ये बोइंग है और इसके अंदर में ये आपका सेटअप यहाँ पर किया गया है। ओके, और लगभग 38,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर उड़ता है। मोस्ट एक्सपेंसिव एस्ट्रोफिजिकल मिशंस में से एक है, दूसरे नंबर पर आता है। ओके, नासा की ने ये बात साफ साफ बताई। सोफिया जो है वो कोलैबोरेशन है नासा का प्लस जर्मन स्पेस एजेंसी का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर याद रखिएगा कि किन 2 स्पेस एजेंसीज़ के बीच में है, तो नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी के बीच का है। और ये यूनिक है क्योंकि इसने अपने ऑपरेशंस 2014 में शुरू किए थे और बहुत सारे जो सक्सेसफुल यूज़ जो हैं वो हम इसके उठा चुके हैं अब तक। लगभग 800 फ्लाइट इसने यहाँ पर भरी हैं, जिसकी मदद से हमें रिसर्च को आगे बढ़ाने में मदद मिली। ओके, सोफिया को इसलिए यहाँ पर आपका डिज़ाइन किया गया था ताकि ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जो कि इंफ्रारेड वेवलेंथ में, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इंफ्रारेड वेवलेंथ में वर्क करेगा। याद रखना
हो सकता है आपको कोई और टर्म दे दे, लेकिन इंफ्रारेड वेवलेंथ आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। ओके, तो इंफ्रारेड वेवलेंथ में यहाँ पर वर्क करेगा, जिससे बहुत सारी जो आपके स्टार फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, ओके, कोल्ड क्लाउड किस तरीके से बनते हैं, उन सब के बारे में जानकारी मिली। इसको बंद किया जा रहा है क्योंकि इसके लिए बजट का एलोकेशन नहीं किया गया। इसने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज भी की हैं। इसने मून की जो सन फेसिंग साइड है, जिसको कहते हैं क्रेवियस क्रेटर, उस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर देखा। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसने सीधे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर देखा, जबकि और जो मिशंस यहाँ पर थे लाइक चंद्रयान वगैरह हैं, ठीक है, उन सब ने क्या किया है, उन सब ने सिर्फ वाटर के द्वारा जो फॉर्मेशंस बनते हैं उनको यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को नहीं देखा। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि चंद्रमा की सतह पर इस तरीके के फॉर्मेशन हैं जो कि वाटर के कारण ही बने होंगे, लेकिन इस मिशन ने सीधे के सीधे वाटर के मॉलिक्यूल्स को ही ऑब्जर्व किया है सन के मून के सदर्न हेमिस्फीयर पर। ओके, तो वहाँ पर जो बेसिकली आपकी सन फेसिंग साइड है, जिसका नाम पर्टिकुलर ये दिया गया है क्लेवियस क्रेटर, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया। साथ ही साथ 2019 में सोफिया ने हीलियम हाइड्राइड को भी डिस्कवर किया, और ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था जो यूनिवर्स में बना, और लगभग 14 बिलियन ईयर्स एगो ये बना था। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। हीलियम हाइड्राइड का भी डिस्कवरी इसने यहाँ पर की। इसने जो आपके एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को देखा जुपिटर में किस तरीके से होते हैं, और साथ ही साथ इसने जो आपकी G47 के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये आपकी मिल्की वे की स्पाइरल आर्म है जिसका नाम है G47, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वर्क करता है उसको भी मैप इसने यहाँ पर किया। तो ये सारी इसकी कुछ स्टडीज़ थी। आपको इसके बारे में इतना जो है वो पता होना चाहिए। व्हाट इज़ दिस सोफिया, और 2 कंट्रीज़ का मिशन है, दोनों के लोगो यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है स्टेटस ऑफ आदिवासी लाइवलीहुड। ओके, ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 ही पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इन्होंने ये बताया कि उड़ीसा के और झारखंड के जो आदिवासीज़ हैं उनके पास भरपूर मात्रा में फूड है अपनी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, जबकि जो नॉन आदिवासीज़ हैं उनके पास फूड नहीं है। तो इस लाइन को कहेंगे आदिवासीज़ इन उड़ीसा झारखंड लेस फूड इनसिक्योर। ओके, मतलब उनके पास फूड सिक्योरिटी है कंपेयर टू द नॉन आदिवासी रिपोर्ट। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर जो है वो पहली लाइन में डिस्कस की। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि नॉन आदिवासी हाउस होल्ड्स के अंदर 16% और आदिवासी हाउस होल्ड्स के अंदर 12% जो है वो फूड इनसिक्योर हैं, यानी कि फूड इनसिक्योरिटी आदिवासी हाउस होल्ड्स के अंदर कम है। ये पॉइंट यहाँ पर मिला। झारखंड में भी ऐसे ही बताया गया कि 25% ऑफ आदिवासी हाउस होल्ड एंड 24% ऑफ नॉन आदिवासी हाउस होल्ड फूड इनसिक्योर हैं, यानी आप देख सकते हो कि 1% कम फूड इनसिक्योर हैं आदिवासी हाउस होल्ड इन झारखंड। ओके, इन्होंने ये भी बताया कि डाइटरी डाइवर्सिटी कि अगर हम बात करें, मतलब आप क्या कंज्यूम करते हो और उसमें कितनी अलग अलग तरीके की वैराइटीज़ आप कंज्यूम करते हो, तो पता चलेगा कि आदिवासी जो हैं उनके अंदर जो डाइटरी डाइवर्सिटी है वो कम है। तो ये याद रखना भाई, फूड इनसिक्योरिटी कम है और जो आपकी डाइटरी डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर कम है। उड़ीसा झारखंड की यहाँ पर बात है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, अभी 10 पॉइंट और नीचे निकाल करके ले आ सकते थे इस रिपोर्ट के अंदर से, बट दैट इज़ सफिशिएंट, आपको इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। ये अभी एक रिपोर्ट पड़ी जिसका नाम था सोफो, ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। किसने रिलीज़ की थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट है जिसका नाम है GFRA। ओके, ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की? तो ये रिपोर्ट भी आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट ने ये बताया कि पिछले 2 दशकों में, देखो वो जो सोफो थी वो 3 दशक के डाटे की बात कर रही थी 1990 से, ये आपके 2 दशक की बात कर रही है, सन 2000 से लेकर के हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सन 2000 से लेकर के और आपकी यहाँ 2020 तक की। ओके, तो इसमें यहाँ पर ये पता चला कि वर्ल्ड्स पूरी दुनिया में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो लॉस्ट हुए हैं, लगभग यूरोप के साइज़ के बराबर फॉरेस्ट यहाँ पर लॉस्ट हुए हैं। ओके, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर जो है वो डिस्कस की। इन्होंने बताया कि क्रॉप लैंड का एक्सपेंशन एक मेजर कारण है, वहाँ पर भी मैंने बताया कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एक कारण है, तो वो दोनों एक ही बात होती हैं। ओके, पाम ऑयल प्लांटेशन और लाइव स्टॉक ग्रेजिंग एक इंपॉर्टेंट कारण बन रहा है, एक बिगेस्ट थ्रेट के रूप में उभर करके आ रहा है, जिससे साउथ अमेरिका और एशिया के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा खतरे में यहाँ पर हैं। ओके, इन्होंने ये भी बताया कि क्रॉपलैंड एक्सपेंशन जो है, लाइक पाम ऑयल का प्लांटेशन वगैरह आप यहाँ पर कर रहे हो, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पेड़ काट के आपको वहाँ पर पाम ऑयल की प्लांटेशन करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर बढ़ेगा। और ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन में लगभग 50% हिस्सा इसी चीज़ का है कि क्रॉपलैंड का एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद लाइव स्टॉक ग्रेजिंग आती है, जिसकी वजह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म यहाँ पर हो जाते हैं। लिखा हुआ है कि ऑयल पाम जो हैं वो
7% तक ग्लोबल डिफोरेस्टेशन जो है वो लीड कर रहे हैं। अगर हम डाटा जो है एक बिग पिक्चर के रूप में देखें, लगभग 20 साल का डाटा यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स है डिफोरेस्टेशन का, ये याद रखना। यूरोप को छोड़ करके बाकी सभी रीजन्स के अंदर डिफोरेस्टेशन बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर हो रहा है, यूरोप को छोड़ करके, ठीक है। यूरोप के अंदर पॉलिसीज़ थोड़ी सी टाइट है, इसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ डिफोरेस्टेशन ज़्यादा नहीं हो रहा। डिफोरेस्टेशन यूरोप में किन्हीं और वजह से हो रहा है, उसको इग्नोर मारो, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना, क्या यूरोप के अंदर डिफोरेस्टेशन एक मेजर रीज़न है फॉरेस्ट लॉस का? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सभी जगहों पर एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन ड्राइवर है डिफोरेस्टेशन का। ओके, तो ये पॉइंट है। इसके अलावा ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि जो क्रॉप लैंड एक्सपेंशन है अफ्रीका एशिया के अंदर मेजर कंस्टिट्यूट करता है, इसकी वजह से ज़्यादा लॉस हो रहा है। साउथ अमेरिका के अंदर लगभग 68 मिलियन हेक्टेयर लैंड पूरी तरीके से लॉस्ट हो गई, फॉरेस्ट लैंड। ओके, और 90% जो डिफोरेस्टेशन है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने के लिए मिल रहा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट स्लोड डाउन। देखो यार, ये पॉइंट बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बता रहा हूँ कि डिफोरेस्टेशन का जो रेट हुआ है वो कम हुआ है, लेकिन डिफोरेस्टेशन हो रहा है। 2 रिपोर्ट जारी हुई, दोनों ने कहा कि डिफोरेस्टेशन के जो रेट हैं वो आपके कम हो रहे हैं। तो हाँ जी, ये याद रखना, कम हो रहे हैं। अब कितने परसेंट्स हैं इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो कि डिफोरेस्टेशन के रेट कम हो रहे हैं हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, ग्लोबल रिकॉग्निशन की वजह से, इस वजह से। ओके, इस रिपोर्ट ने फर्दर बताया कि नेट फॉरेस्ट लॉस जो है वो आपका एक साल के हिसाब से 3.1 मिलियन हेक्टेयर के करीब है। इग्नोर मारो पॉइंट्स को। ओके, इन्होंने ये भी बताया कि प्लांटेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो 46 मिलियन हेक्टेयर से इंप्रूव हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि प्लांटेड फॉरेस्ट एरिया इज़ नॉट गुड, ओके, बट हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, नेचुरल रीजनरेशन हम कर नहीं पा रहे, तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि जो प्लांटेड फॉरेस्ट एरिया ही हम यहाँ पर कर लें वही सफिशिएंट है। तो ये हिंदी भाषा में लिखे हुए हैं, आप पढ़ लो एक बारी। ओके, स्लाइड को नीचे से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक ग्रुप के बारे में जिसका नाम है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। इसके जो सभी लीडर्स हैं उन्होंने सबने मिलकर के $294 बिलियन यहाँ पर इकट्ठे किए हैं और कहा है कि जो भी चैलेंजेस पूरी दुनिया में यहाँ पर हैं, यानी कि स्पेशली वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के यहाँ पर हैं, उससे निपटने के लिए हम अलग अलग तरीके के काम यहाँ पर करेंगे। आप सोचो, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, लाइक वाटर इनसिक्योरिटी देखने के लिए मिलेगी, फूड इनसिक्योरिटी देखने के लिए मिलेगी, जो डेजर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, हीट स्ट्रेस लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट आउट करने के लिए लगभग $300 बिलियन इकट्ठे किए गए हैं इस ग्रुप के द्वारा, जिसका नाम है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इसको कहते हैं इकोवास। और ये एक रीजनल नेटवर्क है, याद रखना, क्योंकि सिर्फ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है, पॉलिटिकल सिनेरियो में भी एक्टिव है और इकोनॉमिक में तो आप देख ही सकते हैं $300 बिलियन इकट्ठे किए हैं। ये चीज़ें मिलेंगी। 15 मेंबर इसके अंदर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कौन कौन से आ जाते हैं तो बेनिन है, बुर्किना फासो है, केप वर्डे है, कोटे डी आइवरे है, जाम्बिया है, और घाना है, गुएना बिसुआ है, और ये आपका लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन, और यहाँ पर आपको टोगो मिलेगा। ओके, तो ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एक रीजनल ग्रुप है, मुझे नहीं लगता इसके बारे में पूछेंगे, बट और पॉइंट्स यहाँ पर पूछ सकते हैं कि 15 मेंबर हैं। जी हाँ, 15 मेंबर हैं, लेकिन नाम मुझे नहीं लगता पूछे जाएंगे। ओके, तो इन्होंने ये भी बताया कि दुनिया भर में जितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है उसमें से 1.8% जो इमिशन है वो इन 15 कंट्रीज़ में से होता है, और हम उस 1.8% को रोकने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। हर एक कंट्री लगभग 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा रिलीज़ कर रहा है इस ग्रुप के अंदर। इकोवास जो है उसके 3 बेसिकली काम है। एक तो कार्बन के जो इम्पैक्ट है उनको रिड्यूस करना है, दूसरा जो है वो आपका इसकी जो रीजनल पॉलिसीज़ हैं, मेजर्स हैं, प्रोग्राम है, उनको इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल डायलॉग्स है, मेंबर स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन है, उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव करना है। ओके, ये इसका लोगो मिलेगा, ये इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि डेजर्टिफिकेशन भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रेट ग्रीन वॉल भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर एक स्टडी हुई सैटर्न के लार्जेस्ट मून पर, और सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है वो बेसिकली टाइटन है। ओके, वो बेसिकली अर्थ की तरह ही यहाँ पर दिखता है, लेकिन उसका कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। सैटर्न का जो मून है टाइटन, उस पर लिक्विड लेक्स देखने के लिए मिल जाएंगी, रिवर्स है, सैंड ड्यून्स हैं, जैसा कि अर्थ पर देखने के लिए मिलता है ना, ये सब चीज़ें ऐसे ही सेम देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन अर्थ पर पानी है, वहाँ पर कुछ और है। ओके, तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अर्थ जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं तो टाइटन का जो सैंड ड्यून्स हैं उसके अंदर राउंड पाइल्स ऑफ सैंड डिपॉजिट्स बाय विंड देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि हाइड्रोकार्बन को कंटेन करते हैं। अर्थ पर ऐसा नहीं है। ओके, अनलाइक सैंड ऑन अर्थ, साफ साफ लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि रिसर्च टीम टर्न्ड टू द सेडिमेंट्स ऑन अर्थ कॉल्ड ओइट्स। तो ये जो टर्म है बस बेसिकली ये पढ़नी थी, वरना स्टडी में कोई काम की चीज़ नहीं आई इसमें। ओइट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली राउंडेड होते हैं, सैंड साइज्ड पार्टिकल हैं, आप इस इमेज को देखिएगा यहाँ पर, और कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। शैलो ट्रॉपिकल सीज में देखने के लिए मिलते हैं। वाटर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट जमता चला जाता है जिसकी वजह से ये चीज़ें बन जाती हैं और ये राउंड शेप के इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये ओइट्स कहलाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ज्योग्राफिकल टर्म में व्हाट इज़ दिस ओइट्स डिनोट। ओके, तो ये आपको इस चीज़ के बारे में बताता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एक स्टडी हुई और इस स्टडी के अंदर ये बताया गया कि जो लैंड बेस्ड पैथोजेंस हैं, अलग अलग तरीके के पैथोजेंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे टोक्सोप्लाज्मा गोंजी है, ओके, क्राइटोस्पोरिडियम है या ग्यार्डिया, इनके बारे में याद रखिएगा। ऐसे पूछा गया है कि ये और ये तीनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब क्या है ये, तो ये पैथोजेंस हैं। ओके, ये पैथोजेंस हैं और ये पैथोजेंस जो हैं इन पर ये कहा जा रहा है कि ये माइक्रोप्लास्टिक के वाहक के रूप में यहाँ पर वर्क करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइक्रोप्लास्टिक जो ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रही है उसके पीछे के कारण लैंड बेस्ड पैथोजेंस भी है, और ह्यूमन सिस्टम में जो माइक्रोप्लास्टिक देखने के लिए मिल रही है उसके पीछे का कारण भी ये लैंड बेस्ड पैथोजेंस ही यहाँ पर निकल करके आए हैं। तो लिखा हुआ है साफ साफ कि लैंड बेस्ड पैथोजेंस जो हैं वो पिगी बैंक का काम करते हैं माइक्रोप्लास्टिक के लिए, और जो माइक्रोप्लास्टिक सीज में देखने के लिए मिलती है, समुद्रों में देखने के लिए मिलती है, उनको ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, पूरी मैराइन लाइफ को थ्रेट करते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों पैथोजेंस के ऊपर स्टडी की गई, इसमें से इसका नाम याद रखिएगा, ओके, क्योंकि एक सिंपल नाम है और आपसे पूछा भी जा सकता है। ओके, इसमें ये बताया गया कि जैसे हमने टोक्सोप्लाज्मा गोंडी नाम के जो पैथोजेंस है उसको उठाया, ये आपका कैट पूप में पाया जाता है। ओके, और ये जो पैथोजेंस है वो सी ओटर में डेथ का कारण यहाँ पर बन जाता है। ओके, और भी हैं जैसे हेक्टर्स डॉल्फिन है या फिर हवानियन मोंक सील है, इनमें भी डेथ का कारण यहाँ पर बनता है। तो आप देखो कि ये जो आपका पैथोजेंस है ये सीधे डायरेक्ट आपका माइक्रोप्लास्टिक को कैरी करता है, और सी ओटर जब इसको कंज्यूम करते हैं या और ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ वगैरह, वो जब इसको खाते वगैरह हैं तब उनके शरीर में पहुँच करके ये इसको उनकी डेथ का कारण यहाँ पर बनता है। प्रीवियस स्टडीज़ इस बात पर भी फोकस करती हैं कि जो वाटर लविंग जर्म्स हैं लाइक विब्रियो, वो भी आपके सी वाटर में डिस्टर्ब करते हैं पूरे इकोसिस्टम को। इन्होंने ये भी कहा, देखो इन्होंने दो तरीके की स्टडीज़ यहाँ पर की। इन्होंने जो पैथोजेंस थे ये तीनों के तीनों जो ऊपर बताए, इनको दो अलग अलग तरीके की माइक्रोप्लास्टिक से एक्सपोज कराया। पहली थी आपकी पॉलीथीन माइक्रोबीड और दूसरी थी आपकी पॉलिस्टर माइक्रोफाइबर, और पता चला कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजेंस हैं वो माइक्रोफाइबर को प्रीफर कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी कि पैथोजेंस अटैच टू बोथ माइक्रोप्लास्टिक ऑल्दो दे शोड अ हायर प्रेफरेंस इन माइक्रोफाइबर्स। तो माइक्रोफाइबर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनका नज़र आ रहा है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि माइक्रोप्लास्टिक भी कुछ कम नहीं है, ये भी पैथोजेंस के साथ में आपकी अटैच होकर के सी को इम्पैक्ट करती है, मैराइन लाइफ को इम्पैक्ट करती है, और ये या तो सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। और कभी कभी जो ये पैथोजेंस हैं वो माइक्रोप्लास्टिक के साथ मिलकर के ओशन की डेप्थ में चले जाते हैं, और ऐसे जो एनिमल्स हैं जो कि फ़िल्टर फीडिंग का काम करते हैं, मतलब वो आपकी वाटर को लेते हैं, उसमें से खाने को अलग करके वाटर को बाहर छोड़ देते हैं, दिस कॉल्ड फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म। जू प्लैंक्टन्स हैं, क्लैम्स हैं, मुसल्स हैं, ओस्टर्स हैं, ओके, ये सभी काम इस तरीके का करते हैं, मतलब ये सब फिल्टर फीडिंग एनिमल्स है। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से फिल्टर फीडिंग एनिमल्स के रूप में वर्क करते हैं, तो याद रखना जू प्लैंक्टन है, क्लैम्स हैं, और ये सब चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो फिल्टर फीडिंग एनिमल्स हैं जब इस तरीके के पैथोजेंस को स्वेलो करेंगे तो आप समझिएगा कि माइक्रोप्लास्टिक के जो लेवल्स हैं वो उनके शरीर के अंदर हाई हो जाएंगे, और ये काफ़ी समस्या वाला काम यहाँ पर हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि अगर इसको रोकना है तो कैसे यहाँ पर वर्क किया जाए। तो आप जो है वो अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह है या फिर ड्रायर्स वगैरह हैं उसमें आप जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करो कि माइक्रोफाइबर से माइक्रोबीड है वो एनवायरनमेंट में पहुँचे ही ना। फिल्टरेशन सिस्टम वगैरह यूज़ किया जा सकता है। अदर सॉल्यूशंस भी हैं लाइक स्टॉर्म वाटर को ट्रीट करके यहाँ पर डालें। ओके, माइक्रोप्लास्टिक जो है उसको रिलीज़ होने से पहले प्रिवेंट किया जाए प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह से या कंस्ट्रक्शन साइट से। इन्होंने ये भी बताया कि माइक्रोप्लास्टिक जो है वो हवा में मौजूद होती है, वाटर में, फूड में, और अब तो हमारी बॉडीज़ में भी मिल चुकी है। 2022 मार्च में स्टडी हुई जहाँ ह्यूमन ब्लड सैंपल्स के अंदर आपको माइक्रोप्लास्टिक देखने के लिए मिलेगी। ओके,
साथ ही साथ कुछ और स्टडीज़ भी हुई हैं, इन्होंने माइक्रोप्लास्टिक को डीप ह्यूमन लंग्स में भी डिस्कवर कर लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोप्लास्टिक किस किस एरियाज़ में पाई गई हैं या पाई जाती हैं। एयर, वाटर, फूड, ओके, सभी जगह पर माइक्रोप्लास्टिक देखने के लिए मिल रही है, इवन आवर बॉडीज़ में भी। उसके बाद आगे बात करते हैं, और 40 मिलियन जो मोर पीपल हैं वो फूड इनसिक्योरिटी को एक्सेस करेंगे 2021 में, ये एक रिपोर्ट ने यहाँ पर इस बात को बताया। मेरा मकसद इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक ग्रुप के बारे में बात की गई है जिसका नाम है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, GNAFC। GNAFC जो है वो एक इंटरनेशनल अलायंस है, किसका? यूनाइटेड नेशंस का, यूरोपियन यूनियन का, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल और एजेंसी जिसके साथ में आ जाती हैं, जो कि फूड क्राइसिस को टैकल करने के लिए मदद यहाँ पर करती हैं। तो याद रखना इतना सा पॉइंट। और इन्होंने ये बताया कि लगभग 40 मिलियन जो लोग हैं वो और ज़्यादा इसके अंदर में यहाँ पर चले जाएंगे। बेसिकली इथोपिया है, मेडागास्कर है, साउथ सूडान है, यमन है, ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो गैस फ्लेयरिंग के बारे में यहाँ पर आई। बेसिकली हुआ क्या है, वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की। ये रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 1996 से वर्ल्ड बैंक इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, और वर्ल्ड बैंक का एक पार्टनरशिप फर्म भी है जिसका नाम है ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग रिडक्शन पार्टनरशिप। ये एक मल्टी डोनर ट्रस्ट है जो कि आपका गवर्नमेंट्स, ऑयल कंपनीज इसके अंदर में इंक्लूड हैं, मल्टीनेटर ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर हैं, और ये कह रहे हैं कि गैस फ्लेयरिंग को रोकने के लिए यहाँ पर वर्क करेंगे जो भी ऑयल प्रोडक्शन साइट से निकल करके आता है। और याद रखना ये जो आपका गैस फ्लेयरिंग है ये मीथेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। वातावरण में भारी मात्रा में मीथेन पहुँचाने में इसका भी इंपॉर्टेंस रोल रहता है। गैस फ्लेयरिंग जो है वो डायरेक्ट सोर्स है मीथेन का, और ये हम एफर्ट कर रहे हैं कि इसको टैकल किया जाए, किसी भी तरीके से मीथेन इमिशन को यहाँ पर कम किया जाए। होता क्या है ये तो आप इस इमेज को देखिएगा। इस तरीके से जब आपकी ये अलग अलग यूनिट से, या आपकी थर्मल पावर यूनिट्स हो सकती हैं, ऑयल कंपनीज हो सकती हैं, इवन कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, वो इस तरीके से अगर नेचुरल गैस को बर्न करती है तो इसको गैस फ्लेयरिंग कहा जाता है, और ये ग्लोबल मीथेन इमिशन का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो गैस फ्लेयरिंग है क्या? ये एक वेस्टफुल प्रैक्टिस है, याद रखना, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, जिसमें जो एनर्जी सोर्स हैं वैल्यूएबल हैं, ऑब्वियस ही बात है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो उनको बर्न किया जाता है, और इससे जो है वो आपका मतलब ये एनर्जी सोर्स को वेस्टफुल प्रैक्टिसेस के जरिए बर्न किया जा रहा है, जबकि हम इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये गैस फ्लेयरिंग इस वेस्टफुल प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो वाइज गैस फ्लेयरिंग मीथेन का इतना बड़ा सोर्स क्यों है? क्योंकि ये जो आपकी गैस है उसको कम्प्लीटली कंबस्ट नहीं करती, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स कंबस्ट नहीं होते। गैस स्ट्रीम वगैरह के जरिए बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स वातावरण में सीधे एक्सपोज हो सकते हैं। तो गैस फ्लेयर के अंदर लगभग 81% मीथेन यहाँ पर होती है, बाकी के कुछ अदर हाइड्रोकार्बन्स लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन देखने के लिए मिलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक इसमें काफ़ी मदद कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया जिसका नाम है ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट, GGFR रिपोर्ट, और ये जो है वो 2030 तक इस फ्लेयरिंग की जो गैस फ्लेयरिंग की प्रैक्टिस है इसको बंद करने के लिए कदम उठा रहा है। और इसके लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया जिसका नाम है जीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाई 2030 इनिशिएटिव। इसके अंदर लगभग 87 गवर्नमेंट्स वगैरह के साथ फोकस है कि 2030 तक हम जो है वो इस काम को यहाँ पर करेंगे। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक इस गैस फ्लेयरिंग को रोकने के लिए कुछ तो कर रहा है, क्योंकि गैस फ्लेयरिंग का नाम आएगा तो आप वर्ल्ड बैंक पर नहीं पहुँच पाओगे किसी भी तरीके से, आपको लगेगा कि वर्ल्ड बैंक कहाँ आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यस, वर्ल्ड बैंक का रोल यहाँ पर है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना। ओके, तो ये गैस फ्लेयरिंग है, इस तरीके से आपको इसके बारे में इतना पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, और यहाँ पर आपको आर्टिकल के अंदर पता चलेगा कि इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट इमिशन है वो कैटल और शीप से यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, और इम्पोर्ट इमिशन जो हैं वो आपके ऑयल क्रॉप से ज़्यादा होते हैं। मतलब हम जितने भी सामान मंगाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इमिशंस हैं वो ऑयल क्रॉप करती हैं, और जितने सामान हम बाहर भेजते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इमिशन कैटल और शीप यहाँ पर जो है वो करती हैं। तो ये इमिशन देखने के लिए मिले, इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं वो आपको उसमें से इमिशन 13% ज़्यादा मिले। अब ये मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट में से इमिशन का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ जितनी भी हैं उनको बनाने में, उनकी वैल्यू चेन में जितना भी इमिशन यहाँ पर हुआ हो वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 13% यहाँ पर बढ़ गया, और अब हम 150 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। देखो कितना बढ़ गया, कितना रिलीज़ करते हैं ये मत समझो, बट समझो कि इमिशन कहाँ से हो रहा है, इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट से यहाँ पर हो रहा है। 2004 से लेकर के 2017 का डाटा यहाँ पर उठाया गया।
कंट्री का जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट बास्केट है उसके अंदर भी इमिशंस देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं और वो 39% यहाँ पर बढ़ गए हैं। ओके, तो रफली लगभग 180 जो आपका मीट्रिक टन के करीब CO2 यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ये भी बताया कि एक्सपोर्ट में जो इमिशन हो रहे हैं सबसे ज़्यादा वो राइस की ट्रेडिंग की वजह से हो रहे हैं। मतलब राइस को जब हम यहाँ पर बाहर भेज रहे हैं तो उसको पूरा बनाने, प्रोसेसिंग वगैरह करने, व्हीट है, कैटल है, शीप है, गोट्स है, वुड्स हैं, ठीक है, इसमें सब में जो कार एक्सपोर्ट है, इन सब के जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें इमिशन इतना भारी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ जो इंपोर्ट इमिशन है वो वेजिटेबल, फ्रूट, सोयाबीन, पाम ऑयल, इन चीज़ों से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो व्हेन ए कंट्री प्रोड्यूसेस एंड एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स और कंज्यूम अ प्रोडक्ट, द रिलेटेड इमिशंस आर एम्बेडेड इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रेस्पेक्टिवली। तो आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस होने से लेकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक का जो काम है वो सारा का सारा आपका देखा जाता है कि एक्सपोर्ट इमिशन क्या है, इंपोर्ट इमिशन क्या है। ओके, तो जो मेजर ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूशन है वो रिलीज होते हैं मीथेन। लाइक आपने राइस उगाया, राइस के फील्ड से मीथेन आपने रिलीज की होगी और उस राइस को फिर एक्सपोर्ट कर दिया। जो राइस आपने एक्सपोर्ट नहीं किया उसको काउंट नहीं करेंगे एक्सपोर्ट इमिशन में, सिर्फ उसी राइस को काउंट करेंगे जिसको आपने एक्सपोर्ट किया है। ऐसे ही जिस कमोडिटी को आपने इंपोर्ट किया है सिर्फ उसी कमोडिटी में उससे कितना हुआ उतना हम इमिशन काउंट यहाँ पर करते हैं। तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण में, ये सब चीज़ें यहाँ पर जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर जो है वो पता होना चाहिए था कि किस तरीके से इमिशन जो है वो आपकी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट है और इंपोर्ट बास्केट है दोनों से देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। अब अगला आर्टिकल यहाँ पर चलते हैं। लिखा हुआ है हाउ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट आर इंडियन सोइल्स। इंडियन सोइल्स ही नहीं, पूरी दुनिया की जो मृदा है वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती चली जा रही है। स्टेट ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की गई। इन्होंने कहा कि इंडिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा सोइल्स हैं उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल भी नहीं है, उनमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी देखने के लिए मिल रही है। लिखा हुआ है डेफिशिएंट है वो। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कार्बन के लेवल कम है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लेवल कम है, या तो बहुत ही कम है या लो हैं या मीडियम देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये सब जो बातें यहाँ पर कही गई वो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया की सोइल है उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट तो कम है ही, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कम है। जैसे 47% जो कम बोरोन है, ठीक है, 39% कम जिंक है, ओके, और आयरन 37% लो है। ओके, सल्फर के जो रेशियो होने चाहिए वो 36% कम आपको दिख रहा है यहाँ पर। ऐसे ही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो कि NPK रेशियो यहाँ पर होता है वो भी हमारा पूरी तरीके से डिसबैलेंस है। और हम भारी मात्रा में जो आपका पोटेशियम है वो तो है काफ़ी है मृदा में, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भारी मात्रा में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। लगभग 32 स्टेट के सैंपल्स उठाए गए, उन सभी में ये प्रॉब्लम देखने के लिए यहाँ पर मिली। आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो कार्बन है यहाँ पर आपको मिलेगा डेफिसिट लेवल। लगभग ऑर्गेनिक कार्बन पूरी इंडिया में जितनी भी सोइल है उसकी 85% ऑर्गेनिक कार्बन कम देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ 15% सोइल में ही ऑर्गेनिक कार्बन यहाँ पर है। नाइट्रोजन भी आपका देखने के लिए मिलेगा कि 97% कम मृदा में नाइट्रोजन के जो लेवल हैं वो डेफिशिएंट हैं। ऐसे ही फॉस्फोरस 83% तक लेवल कम देखने के लिए मिल रहे हैं। डाटा को रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन की यहाँ पर बात करूँ तो ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज़्यादा खराब मृदा जहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल भी नहीं है वो है आपकी हरियाणा की। हरियाणा में 99% मृदा के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है ही नहीं। ऐसे ही पंजाब है, ऐसा ही राजस्थान है। ये सब इलाके क्यों? क्योंकि भारी मात्रा में व्हीट, राइस कल्टीवेशन यहाँ पर किया जाता है। अगर मैं बात करूँ आपसे नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के लेवल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 100% ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पर सारा का सारा जो नाइट्रोजन है वो फर्टिलाइज़र के थ्रू यहाँ पर दिया जाता है। कोई भी नाइट्रोजन मृदा में खत्म हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स में ये काम हो चुका है। आप देख सकते हो जहाँ जहाँ 100 लिखा हुआ है उन सभी स्टेट्स में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कंटेंट है मृदा में वो पूरा खत्म हो चुका है। ऐसे ही पोटेशियम है, ऐसा ही फास्फोरस है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, इनमें काफ़ी कम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे ही पोटेशियम है, इसके भी लेवल आपको अंडमान निकोबार में कम देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर जो NPK रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस है। मृदा में नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, पोटेशियम की भारी कमी है, लगभग 100% कमी है। तो सब जो है वो आर्टिफिशियली अप्लाई करना पड़ता है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम जाने वाले हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। उसके बेनिफिट हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अगली न्यूज़ की तरफ यहाँ पर चलते हैं। और अगली न्यूज़ के अंदर एक स्टडी हुई, नासा ने स्टडी की। नासा ने स्टडी करके ये बताया कि
मून पर कई लोगों ने बताया कि वाटर यहाँ पर मौजूद है। ओके, हमारा भी चंद्रयान रॉकेट गया था, उसने भी देखा कि भाई मून पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये वाटर मून पर गया कहाँ से होगा, इस चीज़ की बात यहाँ पर चल रही है और इसके ऊपर ये स्टडी हुई और इस स्टडी ने यहाँ पर ये सजेस्ट किया कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से मून पर वाटर यहाँ पर चला गया होगा। अब ये कैसे गया, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका यहाँ पर जो अर्थ है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अर्थ के चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो रेखाएं हैं वो देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये जो रेखाएं, इन्होंने कहा कि चंद्रमा मान लीजिए यहाँ है, तो इन्होंने कहा कि ये जो रेखाएं हैं ये यहाँ से टूट गई और टूट करके सपाट हो गई। तो पृथ्वी पर जो आयन मंडल है वहाँ पर हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जो आयंस मौजूद थे, अणु मौजूद थे, वो सब यहाँ से जाकर के आपके पृथ्वी की सतह जो आपकी चंद्रमा की सतह वहाँ पर पहुँच गए और कंबाइन होकर के उन्होंने H2O यहाँ पर बनाया। अब आपको समझ में आया नहीं आया, इससे आपको कुछ नहीं लेना देना। ये थ्योरी कह रही है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से चंद्रमा पर पानी होने का एक प्रमाण साबित यहाँ पर करता है। तो आपको जस्ट इतना ही याद रखना है। अब ये कैसे करता है, सर आपने ये तीर गलत बना दिया, सर ये तीर गलत हो गया, सर ये समझ में नहीं आया, इसको नहीं देखना, ये बिल्कुल भी ज़रूरी चीज़ नहीं थी। ये थ्योरी का एक पार्ट था, तो मैंने आपको एक क्लियर किया, इतना ही इसमें काम का था। तो अब सिर्फ थ्योरी यहाँ पर बचती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अर्थ पर हैं, कंबाइन करके वाटर बनाते हैं और यही काम जो है वो मून पर हुआ होगा। और यही बात यहाँ पर पता चली कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका अपना एक मैग्नेटोस्फीयर होता है। बबल साइज का ये आपका ये जो मैग्नेटोस्फीयर होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंस्टिट्यूट करता है और इसमें जो सोलार मटेरियल है वो आपका अर्थ में एंटर होता रहता है। ये सब नासा ने इधर उधर की बातें की, कुल मिला के मैंने आपको 1 मिनट में समझा दिया क्या बात होनी है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि सम ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो टूट गई होंगी। यही तो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से आपकी लाइंस जो हैं वो टूट गई होंगी और टूटने के बाद जो आपके आयंस हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, वो स्पेस में यहाँ पर चले गए होंगे। ये बात सामने निकल करके आई। और ये जो आपका मैग्नेटोस्फीयर है और आपका गोल होना चाहिए था, ठीक है, ये सिकुड़ करके फ्लैग की तरह हो गया, ठीक, जैसा कि यहाँ पर बताया, ठीक है, इमेज में देख लो यार चाहें, ठीक है, ये इस तरीके से होना चाहिए था, ये सुगड़ करके सीधी रेखा में यहाँ पर हो गया, जिसकी वजह से जो है वो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन और ये सब मॉलिक्यूल्स निकल करके मून की सतह पर चले गए और वहाँ पर पानी यहाँ पर क्रिएट हो गया। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। अब क्वेश्चन कई सारे उठते हैं कि साहब ये बताओ कि इतने से आयन गए होंगे, कितने आयन गए होंगे, क्या पूरा समुद्र बन गया होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो भाई ये नासा वगैरह हैं, ये सब करते रहते हैं इन कामों को। आपको जस्ट स्टडी को थोड़ा सा यहाँ पर समझना था भाई क्या चल रहा है, ठीक है, बस इतना समझना था आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझना था। फिर प्रॉब्लम सरकारी स्कीमों में अगला आर्टिकल, मिड डे मील योजना सरकार ने यहाँ पर चलाई थी। मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो है वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे या गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते थे, उन सभी के लिए ऑल स्कूल चिल्ड्रंस जो भी गवर्नमेंट हैं, जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको न्यूट्रिशियस जो फूड है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता था। ओके, स्कूल के अंदर 1 टाइम का हॉट कुक्ड मील यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था बच्चे को, ताकि उसका न्यूट्रिशन इंप्रूव हो सके, हंगर को ख़त्म कर सकें। एजुकेशन तो साथ में चल ही रही है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी। अभी हाल ही में इस स्कीम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इसका नाम चेंज कर दिया गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये स्कीम का नाम तो चेंज किया गया, क्या स्कीम के कंपोजिशन वगैरह में कुछ चेंज किया गया? हाँ। तो ये जो स्कीम थी पहले सिर्फ क्लास 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए थी, लेकिन अब इस स्कीम को आंगनवाड़ी सेंटर में पढ़ने वाले 0 से 3 साल के बच्चों के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है और इस स्कीम को जो है वो बाल बाटिका में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। इन बच्चों के लिए भी अब स्कीम को ओपन कर दिया और स्कीम का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यहाँ पर कर दिया। न्यूट्रिशनस नॉर्म क्या है? एक जो बच्चा है उसको 450 कैलोरी हर दिन के हिसाब से अवेलेबल हो जाती है, 12 ग्राम प्रोटीन भी उसको यहाँ पर मिल जाती है और जो आपका प्राइमरी क्लास का होता है बच्चा 1 से 5 तक का, और अगर 6 से 8 तक का है तो उसको 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन हम अवेलेबल कराते हैं। अब इसके लिए सरकार पैसा कितना देती है? 4.5 रुपये। 4.5 रुपये में आपको 450 किलो कैलोरी 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन देना है। 4.5 में क्या आता है? एक बनाना जो है उसका रेट क्या है? एक बनाना इज इक्वल टू 6 रुपये इन द मार्केट। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। स्कीम ये कह रही है, आर्टिकल ये कह रहा है कि कैबिनेट कमेटी जो है वो
जो मिड डे मील्स के लिए पैसा देते हैं, कॉस्ट देते हैं, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ 4.5 रुपये देते हो, महंगाई देखिए कितनी हो गई है। 4.5 में अब कुछ नहीं आता, 4.5 रुपये में पूरे बच्चे का काम चलाना है एक दिन का। आप बताओ कैसे चलाओगे। तो हड़ताल पर हैं बहुत सारे टीचर्स, इस बात को लेकर के गंभीर भी हैं। और क्लास 6 से लेकर के 8 तक सिर्फ 7 रुपये यहाँ पर आते हैं ऑन एन एवरेज। तो 7 रुपये में अपर क्लास के बच्चे को आपको 700 कैलोरी देनी है और 20 ग्राम प्रोटीन देना है। कहाँ से आएगा, पैसे हैं नहीं। इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आपने जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी महंगे हैं, दाल वगैरह सब बनती है स्कूलों के अंदर, और जो प्राइस हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रखे हैं। तो इनको अमेंड करने की ज़रूरत है, प्राइस को बढ़ा करके 10 रुपये 12 रुपये करो एक बच्चे का, ताकि कुछ आ जाए उसमें। ओके, तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और अगले आर्टिकल में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्राज़ील जो है वहाँ पर पेंटेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये पेंटेनल्स जो हैं बड़े ग्रासलैंड्स यहाँ पर हैं, वेटलैंड आप कह सकते हो, और इन पर भारी मात्रा में रिस्क भी नज़र आ रहा है। दुनिया के बड़े वेटलैंड्स में से आते हैं, सबसे बड़े वेटलैंड है पूरी दुनिया के, जिनको कहते हैं पेंटेनल्स के वेटलैंड्स, और ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अभी लोकेशन देखेंगे। खतरा है, रिस्क है कि ये कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। प्रॉब्लम्स कई सारी हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करें डिफॉरेस्टेशन है, या क्लाइमेट चेंज है, या मैसिव फायर्स हैं, ठीक है, या फिर ड्रोट्स हैं, रेन फॉरेस्ट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब पेंटेनल्स के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। इसके अलावा एक पोर्ट भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस पोर्ट का नाम ये है, इसका कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है पराग्वे रिवर पर, और ये रिवर पर जो ये आपका पोर्ट बन रहा है ये भी इसको नुकसान पहुंचाएगा। एक थ्रेट के रूप में उभर करके आ रहा है पेंटेनल्स के लिए। जो आपके पेंटेनल नाम के ग्रासलैंड्स हैं, वेटलैंड हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े वेटलैंड यहाँ पर हैं। 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, 3 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, ब्राज़ील, पैराग्वे और बोलीविया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स का पॉइंट है, इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। और हाई कंसंट्रेशन फ्लोरा फोना यहाँ पर पाई जाती है। देखना चाहते हो कहाँ है, तो ये रहे। याद रखना कि ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंडर में ही इंक्लूड यहाँ पर हो जाते हैं, एज अ पार्ट ऑफ अमेज़न बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनको यहाँ पर कवर किया गया है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में पड़ते हैं। 80% पार्ट ब्राज़ील में है, बाकी का 20% बोलीविया, पराग्वे में है। दुनिया के सबसे बड़े फ्लडेड ग्रासलैंड्स यहाँ पर आएंगे, और 80% जो हैं वो आपके रेनी सीजन में सबमर्ज हो जाते हैं, इसीलिए इनको फ्लडेड ग्रासलैंड कहते हैं। बारिश पड़ती है तो भारी मात्रा में ये आपके पानी से भर जाते हैं, लबालब हो जाते हैं। जैगुआर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और जो कि अमेरिका के लार्जेस्ट फेलाइंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको जैगुआर की हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, और बिगेस्ट पैरट भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसको कहते हैं हाइसेनिथ मकाओ, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एंडेमिज़म यहाँ पर थोड़ा सा लो है, डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन निकल करके आता है। एंडेमिज़म इज़ वेरी लो हेयर। ओके, मतलब यहाँ की खुद की जो बनी हुई प्रजातियाँ हैं वो कम हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। एंडेमिज़म काफ़ी कम है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। तो पेंटेनल्स जो हैं उनको इंटैक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो, जैसे कि चुनौतियाँ निकल करके आ रही हैं, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। तो पेंटेनल्स के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे जो है यहाँ पर आपको पता चलेगा प्रूनिंग के बारे में। PRUNING, प्रूनिंग की जाती है ट्रीज़ की प्रूनिंग करते हैं, और कहते हैं कि इससे फ़ायदे होते हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं। तो कहा जा रहा है कि जो ट्री के स्पीसीज़ हैं उनकी प्रूनिंग ना की जाए, इससे जो है वो भारी खतरा यहाँ पर होता है। लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट नो हमें करना पड़ेगा, यानी कि बैन लगाना पड़ेगा। तो क्या बात यहाँ पर हो रही है, प्रूनिंग होती क्या है, पहले तो हमें ये चीज़ यहाँ पर समझनी है। प्रूनिंग की कंडीशन ये है कि आप जो है वो ट्री हो या कोई श्रब वगैरह हो, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट उसको आप रिमूव कर देते हैं, कोई टहनी सड़ गई, पेस्ट वगैरह लग गया हो उसके ऊपर, डिजीज़ आ गई हो, या उस पर सूरज नहीं पहुंच रहा हो, मुरझा गई हो, ठीक है, तो उन सब को अगर आप खुद से हटाते हैं, आदमी मैन यानी ह्यूमन इसको हटाता है किसी हथियार वगैरह से, उसको कहते हैं प्रूनिंग। ये सेल्फ प्रूनिंग में कन्वर्ट हो जाती है जब पौधे इसको खुद करने लगते हैं। देखो पौधे खुद क्या कर रहे हैं, ये उनकी बायोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट है, उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो चीज़ सही है। लेकिन जब इंसान इस काम को करने लगे तो वो खतरा यहाँ पर बन जाता है पेड़ों के लिए। सदर्न स्टेट्स हैं बहुत सारे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ पर जो फॉरेस्ट यहाँ पर हैं उनमें प्रूनिंग की जाती है, जैसे सैंडलवुड है या टीक है, उनमें प्रूनिंग भारी मात्रा में की जाती है। तो ह्यूमन बड़ी बड़ी आरियाँ लेकर के ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को यहाँ पर काटते रहते हैं। कहते हैं कि प्रूनिंग से जो सनलाइट है वो आपकी आराम से यहाँ पर आ जाती है, अंडर ग्रोथ यहाँ पर बढ़ती है,
इसके अलावा ब्रांच की हाइट भी जो है वो लिमिट हो जाती है, लीव्स पर एक्सिस अच्छे से हो जाती है, फ्लोवर्स वगैरह की एक्सिस बनती है, फ्रूट्स के उगने के लिए जगह बनती है, लिम्स जो हैं अगर उनको रिमूव कर दें हेल्दी हैं तो उनको रिप्लांट भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो अलग अलग पार्ट्स को रिप्लांट करने की भी बात है। ये सब बेनिफिट यहाँ पर बताए जाते हैं कि प्रूनिंग के ये बेनिफिट यहाँ पर होंगे। लेकिन पता चला है कि ओवर द पास्ट डिकेड जो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बेंगलुरु में, उसने रिसर्च की और कहा भैया फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी तो देखो। ये सारे नुकसान यहाँ पर निकल करके आएंगे। नुकसान ये हैं कि जब आप प्रूनिंग करते हो तो पेड़ की छाल जो है वो छिल जाती है। पेड़ की जो छाल होती है इसको कहते हैं बार्क, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है पेड़ के लिए। उसके तने को बचा करके रखती है, इनर लेयर को सेव करके रखती है। अगर उसको कोई भी चोट पहुंचती है तो फिर आपका जो सेंट्रल कोर है उसको उस पर हर्ट होने के पूरे चांसेस यहाँ पर लग जाते हैं। जब एक ब्रांच को प्रून किया जाता है, काटा जाता है, उखाड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, तो बार्क जो है वो बाउंड हो जाती है, उस पर आरी वारी लग गई तो वो छिल जाती है और इससे जो है वो एक्सपोज हो जाती है उसके जो इनर टिश्यूज़ होते हैं। तो ये इनर टिश्यूज़ जो हैं उन पर आपकी जो वुड डिकेइंग फंगी है वो उग जाती है। कुछ नए इंसेक्ट हैं लाइक वुड बोरर है, वो सब आकर के उस पूरे के पूरे स्टेम को ख़त्म कर देते हैं, उसको खोखला कर देते हैं और इन द लास्ट पेड़ ख़त्म हो जाता है। ये चुनौतियाँ हैं। जो भी आपके प्रून इंड्यूस्ड बुंड्स होंगे, प्रूनिंग के कारण जो घाव पेड़ को यहाँ पर लगे, उसके कारण जो नेचुरल ग्रोथ है ब्रांच की वो नहीं हो पाती। इसके अलावा जो बंच हैं जो आपने यहाँ पर काट दी वो सब भी सर्टेन पॉइंट से नहीं उग पाती, उस पॉइंट से दोबारा से बंचेज नहीं उग पाती। इससे ट्री का बैलेंस बिगड़ जाता है और हैवी विंड आ गई तो वो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रूनिंग जो है वो पेड़ की हाइट को तो इम्प्रूव कर देता है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा कि जो मेन स्टेम यहाँ पर है, जो तना यहाँ पर है, वो उसका अपना एक बैलेंस यहाँ पर होता है, वो बैलेंस यहाँ पर बिगड़ जाता है। जैसे सैंडलवुड वगैरह है, उसमें एक अपनी जो वेट होता है, उसकी अपनी एक हाइट होती है, ठीक है, वो सब यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और पेड़ की जो एस्थेटिक वैल्यू है, जो उसका प्राइस था वो भी कम हो जाता है और साथ ही साथ जो डेड नोट्स उसके अंदर में यहाँ पर हैं वो भी डेवलप हो जाती हैं। डेड नोट्स मतलब ऐसे पार्ट जहाँ पर फिर से कभी कुछ नहीं उगेगा, आपने वो चीज़ उखाड़ दी, वहाँ कोई टहनी दोबारा नहीं उगने वाली। तो प्रूनिंग जो है वो आपका पॉलिनेशन को भी रेस्ट्रिक्ट करती है। अरे भाई पेड़ हैं, उसके ऊपर पक्षियों के घोंसले होंगे, हैं कहाँ जाएंगे वो घोंसले अगर आप इस तरीके से टहनियाँ काट दोगे तो। क्रॉस पॉलिनेशन स्पीसीज़ जो हैं वो यहाँ पर एडवर्सली अफेक्ट होती हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, फिनोलॉजी है, बर्ड्स का रिप्रोडक्शन सब हर्ट यहाँ पर होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूनिंग क्या है, इसको डिफाइन करो। मेंस में नहीं, प्रीलिम्स में ही आ जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिए कि प्रूनिंग के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। इससे फ़ायदा होता है, हाँ। इससे नुकसान होता है, हाँ। क्या फ़ायदा होता है, डिस्कस कर लिया। क्या नुकसान होता है, डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। ये हिंदी में है, किसी को समझ में ना आया हो क्योंकि डीप टॉपिक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ट्विंस देखने के लिए मिले। ट्विंस मतलब ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसको यहाँ पर कहते हैं। 2 साइक्लोन एक साथ यहाँ पर आ गए। जो आपका साइक्लोन करीम है वो आपका सदर्न इंडियन ओशन में देखने के लिए मिला और जो साइक्लोन आसानी है वो आपका नॉर्थ ऑफ इक्वेटर देखने के लिए यहाँ पर मिला। ओके, तो इसको ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पर कहते हैं और ये जो हैं वो बेसिकली सेम लैटिट्यूड पर ही स्पिन करते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो एक आपका एंटी क्लॉकवाइज जाता है, एक आपका क्लॉकवाइज यहाँ पर जाता है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। इस तरीके से यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाती हैं। तो साइक्लोन आसानी, इन सब ने कोई थ्रेट नहीं डाला। आए साइक्लोन आए लेकिन कोई भारी इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर यहाँ पर नहीं पड़ा। और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यूनिक फिनोमिना इस बार देखने के लिए मिला कि 2 एक साथ आए, ट्विन यहाँ पर आए और साउथ में देखने के लिए मिला जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपका बनाया। उसके अलावा जो आपका इंडियन ओशन में आया एक आसानी जो कि एंटी साइक्लोन यहाँ पर घूम रहा है। अब ये साइक्लोन और जो है वो आपका साइक्लिक होगा या एंटी साइक्लिक होगा, तो वो डिसाइड होता है कोरियोलिस फोर्स वगैरह से। और अलग अलग डायमेंशन है, कितना टेम्परेचर है सरफेस का, लो प्रेशर कहाँ क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, वर्टिकल अपराइजिंग कैसे हो रही है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिलहाल कोरियोलिस फोर्स को याद रखो। तो इससे डिसाइड हो जाता है कि भाई कितना जो है यहाँ पर साइक्लोन का इम्पैक्ट यहाँ पर होगा। तो साइक्लोन देखने के लिए मिले आपको। यहाँ पर मुझे जो टर्म बतानी थी वो थी आपकी ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन। 2 साइक्लोन बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला अलग दिशा में, नीचे वाला अलग दिशा में, इसको कहते हैं ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन। अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, सेम लॉन्गिट्यूड पर होते हैं। तो ये अगर इंडिया यहाँ पर है, ओके, ये अगर इंडिया यहाँ पर है तो आपको देखने के लिए मिलेगा, मान लो ये यहाँ से पास हो रहा है, ये यहाँ से पास हो रहा है, एक लॉन्गिट्यूड ये रहा,
तो यहाँ पर जो ट्विन साइक्लोन्स हैं उनकी खास बात ये है कि एक साइक्लोन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, एक यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ नहीं है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, सेम लैंगिट्यूड पर होंगे, लॉन्गिट्यूड पर होंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट निकलते हैं ये, आप अगर आपको अब तो पता चल गया, लेकिन अगर आपको नहीं पता होता कि ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं तो आपको यहाँ सेम लॉन्गिट्यूड की जगह सेम लैटिट्यूड दे देता और आप लगाई जाते, गलत कर देते। तो ये थोड़े से पॉइंट्स को ध्यान से सुनो, ठीक है, ये चीज़ निकल करके आएगी। इसके बाद आगे बात करते हैं, और आगे आपको देखने के लिए मिलेगा ड्रोट्स के बारे में, डेजर्टिफिकेशन के बारे में। और यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट आई जिसका नाम है ड्रोट्स इन नंबर्स 2022 रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। इन्होंने कहा कि जो ड्रोट्स की ड्यूरेशन है, जो ड्रोट्स की फ्रीक्वेंसी है, वो लगातार बढ़ रही है, अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है, पूरी दुनिया में यहाँ पर बढ़ रही है और 21वीं सेंचुरी में ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इंडिया की जीडीपी 20 साल में 5% कम हो गई। ओके, तो ये बात भी इन्होंने यहाँ पर बताई। इन्होंने ये लेटेस्ट असेसमेंट यहाँ पर हुई, ड्रोट के इम्पैक्ट भी बताए लाइफ पर, लाइवलीहुड पर। 122 साल में क्या इम्पैक्ट हुए ये भी इन्होंने यहाँ पर बताए। 196 कंट्रीज़ के ऊपर डाटा इन्होंने यहाँ पर बताया। और इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि एन एंटायर न्यू जनरेशन इज़ ग्रोइंग अप बीइंग वाटर स्केर्स। एक नई जनरेशन आ रही है जिसके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई। इंडिया को इन्होंने कहा कि सेवरली ड्रोट इम्पैक्टेड कंट्रीज़ के अंदर इंडिया यहाँ पर आता है। इंडिया में 2/3 हिस्सा जो है वो ड्रोट के कारण यहाँ पर जूझ रहा है। इन्होंने जो इंडिया है उसको ग्लोबल ड्रोट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के अंदर, जो कि इसी असेसमेंट का पार्ट यहाँ पर था, उसमें आपका सेवियर लेवल पर यहाँ पर रखा गया है। और इंडिया के जो ड्रोट की तुलना है वो सब सारन अफ्रीका से की गई है। बताइए, अफ्रीका से इंडिया की तुलना ड्रोट के मामले में की जा रही है। अफ्रीका में 12 महीने ड्रोट यहाँ पर रहता है, पानी नहीं है वहाँ पीने के लिए। इंडिया की तुलना इस तरीके से यहाँ पर की गई है। तो इंडिया में भी जल्दी ही ऐसी सिचुएशन देखने के लिए मिलेंगी अगर सरकार ने अच्छी पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं अपनाई तो। इसके अलावा पिछले 20 साल यानी 1998 से लेकर के 2017 तक लगभग 2 से 5% जीडीपी का घाटा भी इंडिया को यहाँ पर हुआ है ड्रोट की वजह से। और इंडिया में जो ड्रोट प्रोन एरिया हैं वो 57% से बढ़े भी हैं 1997 से। तो ड्रोट्स इन नंबर्स में आपको ये सारे फैक्ट जो हैं पता होने चाहिए, याद रहें ना रहें ये आपको करने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रोट्स के ऊपर आसानी से डाटा मिलता नहीं है। ये सारे इलाके हैं जो भारी मात्रा में तबाही से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं अफ्रीका पूरा लाल हुआ पड़ा है। ओके, भारी मात्रा में ड्रोट यहाँ पर है। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जो इंडिया है वो भी काफ़ी भारी मात्रा में रेड है। ऐसी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं ना वो ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ब्राज़ील वगैरह है, कोंगो के फॉरेस्ट हैं, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ हैं, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगी। 23.5 नॉर्थ साउथ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड यहाँ पर हैं। अब तो ये चीज़ें आपकी यूरोप में भी पहुँचने लगी हैं। तो ड्रोट्स की कंडीशन यही है। ये भी यहाँ पर इमेज रिलीज़ की गई और इस इमेज के अंदर में साफ साफ बताया गया है कि 23 मेजर ड्रोट आए हैं 1871 से लेकर के 2015 तक। 23 मेजर ड्रोट्स देखने के लिए यहाँ पर मिले हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी थे, अब भी यहाँ पर हैं। 150 साल का जो इंडिया का एक्सपीरियंस है ड्रोट मैनेजमेंट का, उससे हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। 68% जो सोन एरिया है वो ड्रोट में चला जाता है हर साल और लगभग 50 मिलियन जो हैं वो लोग यहाँ पर अफेक्ट होते हैं। इंडिया में जो 1/3 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ड्रोट्स को यहाँ पर झेल रही हैं और ड्रोट्स की जो इंटेंसिटी है, इसका जो एरिया है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। इंडिया में स्पेशली जो राजस्थान है और दक्षिण भारत के ये सारे राज्य भारी मात्रा में ड्रोट्स से यहाँ पर जूझ रहे हैं। हर साल में लगभग 4 ड्रोट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जिनकी इंटेंसिटी अच्छी खासी यहाँ पर होती है। ये आपको पता होना चाहिए था। इसके अलावा आगे बात करें तो एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसका नाम है स्टेट ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई? तो दिल्ली में बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर बताया कि इंडिया में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर सेक्टर में भारी पोटेंशियल है, लेकिन उसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे बैरियर्स इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर में बताए जो कि इन सेक्टर की ग्रोथ को रोके हुए हैं। इन सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चर, फार्मर्स किस तरीके से मदद कर सकते हैं उसको भी इन्होंने यहाँ पर बताया। तो दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि जो कुछ ऑर्गेनिक है या बायो फर्टिलाइजर्स है वो कुछ ही स्टेट तक यहाँ पर सीमित हैं। बाकी के जो स्टेट हैं या फिर सेंटर है वो इस पर कम ध्यान यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, उन कारणों को हम यहाँ पर समझेंगे।
फंड्स इसका कारण है, इंसेंटिव्स इसका कारण है और क्वालिटी भी इसका कारण है, और किस तरीके से यहाँ पर जो इंडिया का ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसका पोटेंशियल अनलॉक किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इनसफिशिएंट गवर्नमेंट सपोर्ट की। तो ओवरऑल जो बजट है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, ये बहुत ही लो है, ठीक है। डेस्पाइट हमने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई हैं इसको प्रमोट करने के लिए। सिमिलरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर फंड एलोकेट होते हैं स्कीम्स के लिए, उनका एम है इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को बढ़ाना, और वो भी सारे के सारे जो फंड हैं वो भी अंडर यूटिलाइज यहाँ पर दिख रहे हैं, और साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं और उनमें उनको यूज़ भी यहाँ पर नहीं किया जाता। तो फंड का इशू तो हर एक जो स्कीम है उसके अंदर यहाँ पर रहता ही रहता है। इसके बाद पुअर क्वालिटी कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। सिर्फ 8 ही स्टेट यहाँ पर ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड नोटिफाइड टेस्टिंग लेबोरेटरीज उनके पास यहाँ पर है, मतलब इसमें फर्टिलाइजर वगैरह की टेस्टिंग यहाँ पर हो सके तो क्वालिटी मेंटेन रखी जा सकती है। तो ओवरऑल जो टेस्टिंग कैपेसिटी है अवेलेबल लेबोरेटरी की वो अंडर यूटिलाइज्ड है। सैंपल कलेक्शन नहीं होता, कई जगहों पर जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग है वो उसके लिए अपर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो लोकल लेवल पर इंप्लीमेंटेशन है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर का, जिसके द्वारा फर्टिलाइजर के मार्केट को रेगुलेट किया जाता है और मॉनिटरिंग की जाती है, वो सब भी सही से उपलब्ध नहीं है। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स इसको सही से मॉनिटर नहीं करते, क्रेडिबिलिटी की कमी देखने के लिए मिलती है, और साथ ही साथ ट्रस्ट भी यहाँ पर नहीं है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में। करप्शन एक इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेसी का भी और गवर्नेंस का भी, और करप्शन के कारण जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर हर्ट होते हैं। लो अनसर्टेन डिमांड, इनकी वजह से आपकी जो इंडस्ट्री है वो प्रिवेंट हुई है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, उसकी कैपेसिटी जो है उसको हम यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं उभार पाए हैं। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज यहाँ पर हो रहा है। फार्मर्स को उसकी नेचुरल प्रोडक्ट्स के पूरे बेनिफिट नहीं मिलते, उसको उसके बारे में अवेयरनेस भी यहाँ पर नहीं है। फेक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मार्केट में आ चुके हैं, बायो फर्टिलाइज़र के नाम पर चीज़ें बाज़ार में बेची जा रही हैं। करप्शन वगैरह के चलते ये सब चीज़ें डिस्करेज करती हैं एक फार्मर को कि वो नेचुरल फार्मिंग ना करे। करप्शन एक मैंने बताया कि इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, और लाइसेंस लेना है आपको नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाने का, बायो फर्टिलाइजर्स बनाने का, उसके लिए लाइसेंस राज वगैरह है या ऑथराइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग का, सेलिंग का, क्वालिटी टेस्टिंग का, तो उन सब में भी ये जो लाइसेंस राज है वो हिंड्रेंस यहाँ पर पैदा करता है। गुड क्वालिटी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी मदद से बायो फर्टिलाइजर्स तैयार होते, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। भारी मात्रा में चुनौतियाँ हैं, और 10 चुनौतियाँ गिना दूंगा, बट समझो इतना सफिशियंट है, काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे आपका आता है ह्यूमन सेल एटलस। यहाँ पर साइंटिस्ट ने 1 मिलियन ह्यूमन सेल्स का एटलस तैयार कर लिया है। ये जैसे गूगल मैप होता है ना, जहाँ पर आप जो है अलग अलग सिटी वो देख सकते हो कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ है या फिर कोई एरिया कहाँ पर है, ऐसे ही आपका ह्यूमन सेल एटलस होता है। आप पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल को मैप कर सकते हो, उसको देख सकते हो सर्च मार करके। ये चीज़ें आप सर्च ऐसे नहीं मारोगे, मोबाइल पे खोला और सर्च मार दिया, एल्गोरिथम लगते हैं उसके लिए, ठीक है। तो मतलब सिंपल एग्जांपल में आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि जेनेटिक अगर डिजीज़ वगैरह हैं उन सबको अंडरस्टैंड करना है तो ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग ज़रूरी है, और उसके लिए आपका प्रोजेक्ट चल भी रहा है, जो कि आपका काफ़ी बड़ी भारी प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। और उसके अंदर हमने ह्यूमन सेल एटलस यहाँ पर तैयार किया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं बाय द वे वो बड़ा भारी प्रोजेक्ट जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, अपने आप में एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर में आपका ये एटलस तैयार किया गया है। तो साइंटिस्ट ने लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा सेल्स को जो है वो यहाँ पर आपका मैप कर लिया है। लगभग 33 ऑर्गन्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के यहाँ पर कर लिए गए हैं। मैप जो है वो आपके अनपैरेलल्ड इनसाइट देखने के लिए मिलेंगे। आपकी हेल्थ और डिजीज़ को मॉनिटर करने के लिए ये एटलस काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसको गूगल मैप की तरह समझो एक तरीके से, जहाँ पर स्ट्रीट व्यू होते हैं ना, यहाँ पर आपके सेल के व्यू देखने के लिए मिलेंगे, टिश्यूज़ जो हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो है वो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उसी के साथ में है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समझो आप एक तरीके से, जो कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर चलाती है और जीनोम सिक्वेंसिंग का वर्क जो है वो यहाँ पर करती है। नाम भी प्रोजेक्ट का यही है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी यही है, और इसका मकसद यही है कि ह्यूमन बींग्स के जितने भी जीन हैं, ऑल ऑफ द जीन, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, उसकी मैपिंग करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। यहाँ पर अभी सिर्फ 33 ऑर्गन पर फोकस हुआ है, उसके 1 मिलियन से ज़्यादा सेल्स को मैप यहाँ पर किया गया है। तो विदाउट मैप ऑफ डिफरेंट सेल टाइप, अगर हमारे पास मैप यहाँ पर नहीं होगा तो हम मॉलिक्यूलर फीचर नहीं जान पाएंगे, बॉडी में सेल की लोकेशन नहीं जान पाएंगे, और जो हम उसका कह सकते हैं कि किस तरीके से वो फंक्शन यहाँ पर करता है, उसके फंक्शंस को नहीं समझ पाएंगे, सेल की एक्टिविटीज़ को नहीं समझ पाएंगे। मैप हमारी मदद करता है एक डिजीज़ को अंडरस्टैंड होने में,
हम समझ सकते हैं बॉडी के अंदर जो डिजीज़ है वो कैसे इमर्ज हुई और हम उसको रोकने के लिए भी कदम उठा सकते हैं। ह्यूमन सेल एटलस की अगर हम बात करें तो कंप्लीट फर्स्ट ड्राफ्ट ह्यूमन सेल एटलस जो है वो 1 साल में बनाने की यहाँ पर बात है, या 2 साल लग सकते हैं इसके लिए, और जल्द से जल्द जो है वो एक मेजर एटलस भी यहाँ पर बनाने की बात है। अभी तो सिर्फ 1 मिलियन सेल्स ही हुई हैं, इसके अलावा बहुत सेल्स आपके शरीर में होती हैं। हाउएवर इन अ सेंस द एटलस जो है वो हमेशा अंडर डेवलप रहेगा। लो सेम बात इन्होंने यहाँ पर रिपीट कर दी। ये जो एटलस है वो आपका हर समय अंडर डेवलप रहेगा, क्योंकि ह्यूमन इंडिविजुअल के अंदर जो है वो हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक इंडिविजुअल जो यूनिक है। तो ह्यूमन सेल एटलस जो है वो कभी भी पूरा नहीं होगा और कंटिन्यूअसली इसको अपडेट करते रहेंगे, डाटा मिलता रहेगा, डाटा अवेलेबल होता रहेगा, इसमें अपलोड होता रहेगा, क्योंकि सेल्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, ह्यूमन का एवोल्यूशन चलता रहेगा। तो ह्यूमन सेल एटलस से हम ये सब काम यहाँ पर कर सकते हैं। पीटी का बहुत सॉलिड क्वेश्चन निकलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अंडरस्टैंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेल एटलस। इसकी मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हो, उसकी गतिविधियों को भी आप मॉनिटर कर सकते हो। कोई भी डिजीज़ आपके शरीर में लग गई है उसका मैकेनिज्म आप समझ सकते हो, उसका डायग्नोसिस भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी इसमें अच्छी भूमिका यहाँ पर निभाएगा और इससे जो है वो एक तरीके से आप एक डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट करोगे। ड्रग डेवलप करनी है तो वो भी यहाँ पर होगी, और साथ ही साथ जो पर्टिकुलर मेडिसिन आपको डेवलप करनी है, स्पेशली रीजेनरेटिव मेडिसिन, वो भी आप डेवलप कर पाओगे अगर आपको सेल की जानकारी होगी तो ही कर पाओगे, क्योंकि सेल से आप डिजीज़ की जानकारी हासिल करोगे और उससे कैसे बचना है वो तभी पता चलेगा। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। खूबसूरत आर्टिकल, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे यहाँ पर आपका सेलिब्रेट हुआ। ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स भारी मात्रा में इंडिया में आते हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के थ्रू, और यहाँ पर पता चला है कि बर्ड्स की संख्या भी काफ़ी जो है वो गिर रही है। लगभग पॉपुलेशन जो है वो हर एक माइग्रेटरी बर्ड की 80% तक यहाँ पर गिर चुकी है। वेरी वेरी सैड। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाते हुए ये त्यौहार बेसिकली वर्ल्ड माइग्रेटरी डे यहाँ पर हम इसीलिए मनाते हैं कि लोगों को पता चले कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, इनका प्रिजर्वेशन कितना ज़रूरी है, अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो ये कब मनाया जाता है? हर साल मई में सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। अब वो सेकंड सैटरडे चाहे 10 तारीख को पड़े चाहे 12 तारीख को, सेकंड सैटरडे को ही हम यहाँ पर मनाएंगे। अवेयरनेस फैलाने के लिए हैं, कंजर्वेशन माइग्रेटरी बर्ड्स का हो सके उसके लिए इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। आर्कटिक माइग्रेट्स में बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं, जैसे पैसिफिक गोल्डन प्लोवर है। देखो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन निकाल लेता है कि पैसिफिक गोल्डन प्लोवर और आपका ये है कर्ले सैंड पाइपर, ये किस चीज़ की स्पीसीज़ हैं? ये मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। पाइपर को देख करके बहुत सारे बच्चे तो रेप्टाइल्स लगा देंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बर्ड्स की स्पीसीज़ यहाँ पर निकल करके आएंगी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखो पिछले ईयर के पेपर उठा करके दिखाई देंगे। इनकी पॉपुलेशन में मेजर डिक्लाइन देखने के लिए मिला है इन द पास्ट 3 डिकेड्स, और इसका कारण आर्कटिक में क्लाइमेट चेंज का होना है। आर्कटिक क्या, अंटार्कटिक क्या, सब जगह पर क्लाइमेट चेंज का होना इसका एक कारण यहाँ पर है। अगर मैं बात करूं पैसिफिक गोल्डन प्लोवर की, इसकी पॉपुलेशन 90% तक यहाँ पर डिक्रीज हो चुकी है 25 साल पिछले अगर हम देखें उठा करके तो। इसके अलावा जो आपका कर्ले सैंड पाइपर है, इसकी भी पॉपुलेशन जो है वो आपकी 80% तक डिक्लाइन हो चुकी है। और लास्ट ईयर जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में वेटलैंड्स काफ़ी भारी मात्रा में हैं, और वेटलैंड्स जो हैं हैवी विंटर के कारण वाटर जो है वो उनमें इकट्ठा हो गया, बारिश वगैरह इरेटिक पैटर्न्स देखने के लिए मिले, जिसकी वजह से जो वेटलैंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनंडेटेड हो गए और स्पेस जो है वहाँ पर नहीं बचा, फूड जो है वो वहाँ पर नहीं बचा। सो अल्टीमेटली जो रेनफॉल है अर्ली और लेट ऑनसेट ऑफ विंटर, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा जो बर्ड्स इंडिया के अंदर यहाँ पर आए। तो रेनफॉल गलत तरीके से होगी, वाटर बॉडीज तबाह होंगी, तो फिर यही इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। एक पर्टिकुलर हैबिटेट चाहिए होता है माइग्रेटरी बर्ड्स को, अगर वो नहीं मिला तो फिर वो वहाँ पर नहीं रुकेंगी। अगर रुकना ही होता तो फिर वो माइग्रेट ही क्यों करती, ठीक है। तो सुटेबल हैबिटेट जब तक नहीं मिलेगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्लाइमेट चेंज के अलावा हैबिटेट डिग्रेडेशन भी इनकी जो पॉपुलेशन डिग्रेडेशन का एक कारण, यहाँ पर पॉपुलेशन जो कम हो रही है उसका एक कारण बन जाता है। बिगेस्ट कंसर्न है एक्वाकल्चर पॉन्ड्स हम यहाँ पर बनाते हैं, टूरिज्म है, डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से भारी खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रीजन में यहाँ पर पड़ता है। 30 कंट्रीज़ इस फ्लाईवे रीजन में यहाँ पर आती हैं और 30 कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन दे देगा और आप चौंक जाओगे, सारी कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ कैसे हो सकती हैं यार, ठीक है, लेकिन हैं।
ये पॉइंट है, ये पॉइंट होते हैं, नोट्स इनके बनते हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर याद रखा करो, जिनमें कन्फ्यूज़न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इनका प्राइमरी एम क्या है? प्राइमरी एम है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। मतलब ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं 30 की 30, इनका प्राइमरी एम है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। और मैनी ऑफ दीज कंट्रीज़ जो हैं वो पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं। कई के पास तो अपने स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन लॉज भी नहीं है, पर इंडिया के पास है, जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसमें भी 50 साल पुराना लॉ हो गया। चेंजेस की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी और उसके ऊपर डिमांड भी उठ रही हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट में डिमांड यहाँ पर उठनी शुरू हो गई, ऐसे ही इस एक्ट में भी डिमांड लगातार उठ रही हैं। आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपका जो है वो नया पावरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशन के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी थिंग्स जो कि इंटरनेट के बेस पर यहाँ पर चलती है, उनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं सिंपल भाषा में। और अगर आपको एक तगड़ी डेफिनेशन यहाँ पर चाहिए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, यही बात मैंने आपको हिंदी में बताई, जो कि एक्सचेंज कर सकते हैं डाटा को एक दूसरे के साथ इंटरनेट का यूज़ करके, ठीक है। तो आपके घर की सारी, घर हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, ओके, वर्किंग स्पेस, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर जितने भी उपकरण हैं जिनमें इंटरनेट की सुविधा है, वो सारे उपकरण एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और उनके अंदर डाटा का एक्सचेंज भी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो डिवाइसेस हैं ये स्मार्ट होम वगैरह में देखने के लिए मिल जाएंगी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या साइंटिफिक टूल्स वगैरह भी इससे यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं। इनके अंदर सेंसर लगे होते हैं, सिंपल सी बात है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और चिप्स, सॉफ्टवेयर, इन सब का यूज़ यहाँ पर किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। और इसके लिए पावर सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक जो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई चीज़ यहाँ पर होगी, उसके लिए एक पावर सोर्स की ज़रूरत तो यहाँ पर पड़ेगी, जैसे बैटरी। लेकिन बैटरी सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए आपको पावर अच्छी खासी यहाँ पर चाहिए। और जो आपका कह सकते हैं कि जो डिवाइसेस हैं वो बहुत एम्बेडेड हो सकती हैं, हिडन हो सकती हैं, हो सकता है जैसे जैसे फिटिंग की जाती है ना बिजली के सामानों की, इस तरीके से अंडरग्राउंड फिटिंग हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर बैटरी उसके अंदर यूज़ करी तो फिर निकालनी मुश्किल हो जाएगी, ओके, बैटरीज को चेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अलग अलग देश में, अलग अलग पूरी दुनिया में इस तरीके की बैटरी पावरिंग सिस्टम, बेसिक बैटरी नहीं, नए पावरिंग सिस्टम डेवलप करने की बात हो रही है, जो बैटरी पर काम ना करें। आईओटी एप्लीकेशंस के लिए अलग से इन चीज़ों को यहाँ पर डेवलप किया जाए। यूपीएससी क्या पूछेगा, ये सब बकवास नहीं पूछेगा जो मैंने बता दी। यूपीएससी पूछेगा कि ये जो तकनीक है जिसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हार्वेस्टिंग, या दूसरी तकनीक, दो तकनीकें हैं ये, एक तो हो गई आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हार्वेस्टिंग, और बैक स्कैटर कम्युनिकेशन नाम की तकनीक अभी अभी न्यूज़ में थी। किस चीज़ के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है? अब जस्ट आपको अगर इतना ही पता हो ना कि आईओटी के बारे में कुछ पढ़ा तो था, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी जो लोग इस पूरे स्लाइड के नोट्स बनाते फिर रहे हैं, कुछ नहीं रखा, बस वीडियो को देखो, एक आधा पॉइंट जो निकल करके आता है उसको नोट्स करो, पीडीएफ को इकट्ठा करने के चक्कर में मत रहो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन निकल करके आता है। टेक्नोलॉजी का नाम सुनो, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हार्वेस्टिंग RFEH, दूसरी है बैक स्कैटर कम्युनिकेशन। ये दो ऑप्शन निकल करके आते हैं। अब आपको इसके आगे भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। कभी कभी यूपीएससी हार्ड क्वेश्चन भी निकाल देता है। तो ये जो पहली टेक्नोलॉजी है वो आपका एनर्जी को ट्रांसमिट करती है आईओटी डिवाइसेस में रेडियो वेव्स के जरिए। तो आपको डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेडियो वेव्स के जरिए जो एनर्जी है वो ट्रांसफर यहाँ पर होगी। दूसरी टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड बैक स्कैटर कम्युनिकेशन, इसमें भी रेडियो वेव्स के जरिए पावर का ट्रांसमिशन यहाँ पर किया जाता है, बट विद और विदाउट द नीड फॉर ए डेडिकेटेड ट्रांसमीटर। इंस्टीड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स अवेलेबल इन द विसिनिटी सच एज वाईफाई, सेल फोन और ये सब फलाना चीज़ें, ये सब हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना। सिंपल सी बात है, दोनों की दोनों टेक्नोलॉजी बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के रेडियो वेव के बेस पर काम करेंगी। बात खत्म यहाँ पर हो गई। इनके अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान हैं। इतना डिटेल में जाओगे तो यूपीएससी जो है वो बाहर निकाल देगा। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना। आगे चलो, आगे चलते हैं। और बहुत खूबसूरत न्यूज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। सियोल डिक्लेरेशन साइन की गई है। सियोल डिक्लेरेशन, ठीक है, कहाँ साइन कर ली भाई ये, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर हो रही थी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, ये रही। और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का ये 15 थी, कहते हैं ना इसको, रोमन में लिखा हुआ है ये 15 शायद ये सेशन यहाँ पर चल रहा था 2 से लेकर के 6 मई 2022, कोरिया के अंदर कोएक्स नाम की जगह, वहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो चल रही थी। तो यहाँ पर सियोल में हुआ ये सब काम, तो सियोल डिक्लेरेशन इसको हमने कहा। ये कांग्रेस यहाँ पर हो रही थी जिसका नाम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस था। तो इसके अंदर से डिक्लेरेशन निकल करके आई सियोल डिक्लेरेशन। सियोल डिक्लेरेशन के अंदर हमने ये कहा
कि जो फॉरेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट है फॉरेस्ट और लैंडस्केप रेस्टोरेशन में, मतलब क्या है, मतलब फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो गए, जो ज़मीनें बेकार हो गई, उन पर वापस फॉरेस्ट को होगा ना, दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रेस्टोरेशन। इस सब में जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको 2030 तक ट्रिपल करना होगा जितना हम आज करते हैं। मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले समय में 2030 तक 300 रुपये इन्वेस्ट करने यहाँ पर पड़ेंगे। ये बात जो है वो सियोल डिक्लेरेशन के अंदर में कही गई। तो सियोल डिक्लेरेशन किस चीज़ से संबंधित है? इन्वेस्टमेंट को, फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रेस्टोरेशन पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट को 2030 तक 3 गुना करना है, जिससे कि वास्ट जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर किया जा सके क्विकली। पैसे के बिना काम नहीं होगा, ना ही सरकारें आगे खिसक सकती हैं, ना ही कोई और आगे खिसक सकता है। वो तो कुछ लीडर थे जो अब नहीं आते। We must now scale up political and also increase finance and also increase technical investment। ये सारे काम हमें आपको सियोल डिक्लेरेशन के अंदर में जो है वो करने हैं। अर्जेंसी बन चुकी है, अगर अभी फॉरेस्ट को नहीं बचाया तो कभी नहीं बचा पाएंगे। पूरी दुनिया को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ही इस काम को करे या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसी काम को करे, और जो मिनिस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, वो भी साथ में मिलकर के काम करें। डिक्लेरेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर फोकस करने के लिए कहता है। डिक्लेरेशन को 141 पार्टिसिपेंट कंट्रीज ने ही भाग लिया था और सबने साइन यहाँ पर कर लिया। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नए मैकेनिज्म्स की जरूरत है, एविडेंस बेस्ड फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, और साथ ही साथ इफेक्टिव फॉरेस्ट कम्युनिकेशन की जरूरत है। डिक्लेरेशन ने यह भी कहा कि फॉरेस्ट की हेल्थ पर को सही रखना है, मॉनिटर करना है, और ह्यूमंस के साथ इसका जो रिलेशन है उसको क्लोजली मॉनिटर भी करना है। फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन ना हो, इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स को ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग पर आने से भी रोकना है। ये सारी बातें डिक्लेरेशन ने कही। अब आप सिर्फ अगर एक लाइन भी याद रख लो ना कि ये जो सियोल डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है तो काम हो जाएगा। लेकिन मेंस में कभी कभार आपके पास लिखने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं, घुमा फिरा करके अगर आपको कुछ लिखना है तो इनमें से पॉइंट उठा करके लिख देते हैं, इसलिए स्लाइड को बढ़ा करके लाया जाता है। तो अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तब थोड़ा सा आपके दिमाग में टिकेगा। अब इसके अंदर में कुछ नई पार्टनरशिप्स भी उभर करके आई। तो ये मीटिंग हुई फॉरेस्ट्री कांग्रेस, इसमें एक तो सियोल डिक्लेरेशन आई, बाकी 3 और मैकेनिज्म्स उभर करके आए। इन तीनों मैकेनिज्म्स का नाम कम से कम आपको यहाँ पर याद में रखना है। और पहला वाला जो है अफम मैकेनिज्म, इसका तो थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा क्या है ये चीज़। ओके, तो पहला है आपका द एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट विद इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म जो आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पर रिलीज़ कर दिया। इसी कांग्रेस के अंदर वो भी गया था, क्योंकि फॉरेस्ट्री में काफ़ी कुछ अच्छा वो भी करता है, ठीक है। तो उसने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। इसके अंदर में आपका जो रिस्क आएंगे फॉरेस्ट के लिए, जैसे फॉरेस्ट फायर है, पेस्ट है, इन सब से निपटने के लिए एक कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर ये तैयार करके देगा। 2 पॉइंट हैं, बस इनको याद रखना। इसके अलावा एक आपका निकल करके आया सस्टेनिंग एंड एबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम सेफ इनिशिएटिव। तो आपसे अगर पूछ ले कि सेफ इनिशिएटिव क्या है, तो ये जो है वो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सस्टेन रखने के लिए इनिशिएटिव है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि प्लेटफॉर्म फॉर रेड प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग, ये रेड प्लस के बारे में अभी डिस्कस नहीं करते, बट इसके लिए प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है रेड, और इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस कर लिया तो 10-15 मिनट यहीं निकल जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन वगैरह हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तीनों प्रोजेक्ट का नाम कम से कम यहाँ पर याद रखना, एक इज अफर्म मैकेनिज्म, सेफ इनिशिएटिव और रेड प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। ओके, रेड प्लस प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है, अब इसके लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे चलते हैं। रामगढ़ विषधारी को इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। भूपेंद्र यादव जी ने खुद ट्वीट करके इस चीज़ को यहाँ पर बताया कि रामधारी जो टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, पूरा नाम है रामगढ़ विषधारी, तो मैंने इसको रामधारी कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपका टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर टाइगर हैबिटेट मिल जाएगा, जब ही नाम इसका टाइगर रिजर्व रखा गया है। और रणथंबोर टाइगर रिजर्व इसके नॉर्थ में है, और साउथ में इसके यहाँ पर पड़ जाती है मुकुंदरा टाइगर हिल्स टाइगर रिजर्व। तो 2 बड़े टाइगर रिजर्व्स के बीच में जो एरिया था उसको अलग से टाइगर रिजर्व यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। ऊपर है आपका रणथंबोर, नीचे है आपका मुकुंदरा, और ये जो यहाँ पर बनाया गया है वो राजस्थान में है। राजस्थान में कुल मिला के 3 जो आपके टाइगर रिजर्व थे, चौथा आपका रामगढ़ विषधारी यहाँ पर हो गया। तो अब टोटल 4 जो हैं वो राजस्थान के अंदर में हो गए। 3 हैं आपके रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा। सरिस्का आपका अलग है, रणथंबोर इसी के ऊपर है, मुकुंदरा इसी के नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
तो ये रामगढ़ विजदारी जो पहले से ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर थी, अब उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। इंडिया के अंदर 2967 से ज़्यादा टाइगर्स, एग्जैक्ट फिगर है, ज़्यादा कम मत करना इसको, ठीक है। तो 2967, क्योंकि जो चीज़ गिन सकते हैं वो हमारे पास लिमिटेड है और उसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज गिनी नहीं जा सकती अगर आपने उसका ढंग से प्रोटेक्शन किया होता तो, ठीक है। तो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2019 की सेंसस के हिसाब से टाइगर्स कितने हैं, 2967। एग्जैक्ट डाटा लिखना है, 2900 से ज़्यादा ऐसा भी नहीं लिखना है, क्योंकि टाइगर्स लिमिटेड हैं और इस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। लिख रहे हो तो पूरा डाटा इसको लिखना है, ओके। 2967। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक स्टडी हुई और स्टडी में कुछ अजीब ही निकल कर के आया। स्टडी कह रही है कि हम जो फोकस करते थे कि मलेरिया जो है वो रात में ज़्यादा फैलता है, नाइट बाइट से ज़्यादा फैलता है, लेकिन यहाँ तो सब थोड़ा सा उल्टा चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अराउंड 20 to 30% ऑफ मॉस्किटो बाइट जो हैं वो आपकी डे टाइम में भी देखने के लिए मिलती हैं। तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं कि रात में ही हम मच्छरों को रोकने की कोशिश करेंगे या ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो कि नाइट में वर्क करती हों, वो गलत हैं, क्योंकि 20 से 30% जो मच्छर दिन में काटते हैं उनका क्या। तो मलेरिया कोजिंग पैरासाइट की बाइट जो है वो दिन में देखने के लिए मिलती है और ये काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन निकल करके आई। अथॉरिटीज़ ने कहा है कि हमें जो अपने मलेरिया कंट्रोल मेजर्स हैं उनको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है एक्सपोज़र को नाइट में चेक करते थे, लेकिन अब स्टडीज़ बता रही हैं कि डे में भी एक्सपोज़र मलेरिया का हो सकता है। तो स्टडी ने आपकी 8 स्पीसीज़ को देखा एनोफिलीज मॉस्किटो की, जो कि मलेरिया को फैलाती हैं ह्यूमंस के अंदर, और ये सब जो स्पीसीज़ हैं वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से यहाँ पर उठाई गई और पता चला कि ये जो मॉस्किटो है ये नाइट में काटता है। ये प्रीवियस स्टडीज ने इस चीज़ को फाउंड किया था। रिसर्चर्स ने नेगलेक्ट कर दिया था डे टाइम बाइटिंग को। इन्होंने कहा था डे टाइम में कहाँ कोई मच्छर यहाँ पर काट रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो पता चला है कि डे टाइम में भी मॉस्किटो बाइट जो है मलेरिया कोजिंग पैरासाइट की जो बाइट है वो आपको मलेरिया कर सकती है। इसमें मलेरिया के केसेस भी देखने के लिए मिले हैं, डेथ के केसेस भी देखने के लिए मिले हैं सब साहारा अफ्रीका के अंदर, और अब जो है वो पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना कि डे टाइम और नाइट टाइम में दोनों में मलेरिया का जो कह सकते हैं कि रिस्क है यहाँ पर बढ़ जाता है, ओके। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आगे चलें तो कुंडापुर रोल्स आउट क्लीन बीच आफ्टर 6 ईयर फॉर ओलिव रिडी टर्टल। ओलिव रिडी टर्टल हर महीने हर समय न्यूज़ में रहता है, ठीक है। इसकी भी क्या ही ज़िंदगी यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर है शेड्यूल 1 की स्पीसीज़ है, अब तक तो रट चुका होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में है तो हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ट्रेड वगैरह सब बंद है इसका, आप इसको किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुँचा सकते। इसकी जो नेस्टिंग साइट्स हैं वो सब भी प्रोटेक्ट यहाँ पर की जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो साइट्स हैं वो आपको यहाँ पर पहले से ही पता होनी चाहिए थी, जैसे तमिलनाडु के अंदर नागपट्टनम साइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आपको गहिरमठ और ऋषिकुल्या जो बीच हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे उड़ीसा की केंद्रपाड़ा और गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ओलिव रिडी टर्टल की ब्रीडिंग साइट यहाँ पर है। 4 ऑप्शन देगा, नागापट्टनम, गहिरमठ, ऋषिकुल्या और कुंडापुर। तो कौन सी है भैया? चारों हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और कुंडापुर अभी न्यूज़ में आया तो लोगों को पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। तो कुंडापुर जो है उसको 6 साल के बाद साफ़ किया गया है। 6 साल तक यहाँ पर ओलिव रिडी टर्टल नहीं आ रहे थे, क्यों? क्योंकि भारी मात्रा में वेस्ट यहाँ पर क्लोग हो गया था, बीच तबाह हो चुका था। अब ओलिव रिडी टर्टल आकर के क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है ये कर्नाटक के अंदर कुंडापुर जो बीच है इसको साफ किया गया है। अब यहाँ ओलिव रिडी टर्टल आने शुरू यहाँ पर हो जाएंगे और ये स्ट्रेच है बीच की, कोडी से लेकर के बिजादी तक। यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में बीच के ये बीच है, इसका एक सेक्शन इसको साफ किया गया है और ओलिव रिडी टर्टल आएंगे यहाँ पर, अपने जो अंडे हैं वो सब देंगे और वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड एक तरीके से इनका यहाँ पर आपका बन चुका है। पिछले 6 सालों से नहीं आ रहे थे क्योंकि बीच बहुत ज़्यादा गंदा था, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के बीच को साफ किया है। दोस्तों वायरसेस जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और ऐसा ही एक वायरस और मिला, मंकी पॉक्स वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। ये तो बहुत कम लिखे हुए हैं, ये तो जबकि न्यूज़ है तब के लिखे हुए हैं, अब केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में मंकी पॉक्स वायरस के केसेस काफ़ी भारी मात्रा में देखने के लिए मिल रहे हैं। मंकी पॉक्स जो वायरस है ये आपका बेसिकली ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का है और इसकी जो फैमिली है वो है पॉक्स विविडे।
यूपीएससी बिल्कुल नहीं पूछेगा कौन सा जीनस, कौन सी फैमिली, कौन सा परिवार है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, तो फिर आपको पता क्या होना चाहिए। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, ये एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और ओकेजनली जो है वो अदर रीजन्स में शिफ्ट यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ से ये जो भी हाईलाइट करा है ये सब इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, कैसी डिजीज़ है, जूनोटिक डिजीज़ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और अफ्रीका मत याद रखना, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका याद रखना। बहुत बच्चे इसमें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका पर्टिकुलर इसको याद रखना, ठीक है। मंकी पॉक्स की अगर मैं बात करूं, टिपिकली इसमें फीवर मिलता है, रैशेज वगैरह आ जाते हैं आपके शरीर पर, आपके जो लिम्फ नोड हैं उनमें भी स्वेलन आ जाती है और ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर हैं। मुझे नहीं लगता ये भी यहाँ पर पूछा जाएगा। ये जो है वो सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, 2 से 4 हफ्तों में इसके असर सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म यहाँ पर हो जाते हैं। इसका जो फैटेलिटी रेट है वो भी 3 से 6% है, यानी 100 लोगों में हुआ तो सिर्फ 3 से 6 लोगों के मरने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो याद रखना सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है और बस इतना पॉइंट यहाँ इस वाले पॉइंट से निकालना है कि सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है। इसके बाद जो मंकी पॉक्स वायरस है वो ह्यूमंस में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, तो क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पर होता है। एक चीज़, मंकी पॉक्स जो वायरस है एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र होगा और ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र होगा। ह्यूमन से ह्यूमन में क्लोज कॉन्टैक्ट के कारण यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल के साथ में यहाँ पर आपका टच में यहाँ पर आ जाता है तो। ओके, मंकी पॉक्स जो वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होगा अगर कोई घाव चोट वगैरह लगी हुई है या फिर बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ़र हो रहा है किसी तरीके से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं या फिर कंटेमिनेटेड मटेरियल आपने कुछ उस पर्सन से ले लिया तो ये आपके शरीर में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। याद रखना बस ये जनरल पॉइंट है कि कांटेक्ट में ना आए, तो एनिमल से ह्यूमन में भी आ सकता है और ह्यूमन से ह्यूमन में भी जा सकता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मंकी पॉक्स वायरस के बारे में पूछी जा सकती है, 90% चांसेस बन जाते हैं। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो आपका सेम है लगभग स्मॉल पॉक्स वायरस की तुलना में। स्मॉल पॉक्स वायरस की फैमिली जीनस भी सेम ही है जैसा कि आपका मंकी पॉक्स वायरस का है और स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट डिक्लेयर कर दिया गया है 1980s में, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना कि मंकी पॉक्स जो वायरस है वो लेस कंटेजियस है कंपेयर टू द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स भारी मात्रा में कंटेजियस था, काफ़ी मौतें भी यहाँ पर हुई। यहाँ पर जो है वो मंकी पॉक्स वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक बन जाता है और इसके कारण जो आपकी सेवियर इलनेस भी देखने के लिए मिलती है। मतलब स्मॉल पॉक्स ज़्यादा खतरनाक था, मंकी पॉक्स कम खतरनाक है, ये आपका सार है। वैक्सीन्स जो हमने स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ की थी उस समय इरेडिकेट करने के लिए, उन्हीं को हम सेम यूज़ कर रहे हैं मंकी पॉक्स वायरस को इरेडिकेट करने के लिए। नई वैक्सीन भी बना रहे हैं, जब तक नहीं बनती तब तक पुरानी वैक्सीन से ही काम यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं और इतना पॉइंट मंकी पॉक्स वायरस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करें, लिखा हुआ है मार्स में इम्बैलेंस्ड एनर्जी बजट जो है वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म का कारण बन रहा है। मार्स में हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में डस्ट स्टॉर्म्स मार्स की सतह पर आ रहे हैं। सेम पता चलता है कि सेम कारण जो है वो अर्थ पर भी डस्ट स्टॉर्म्स का हो सकता है आने वाले समय में, फ्यूचर में। तो स्टडी हुई, किसने स्टडी की? नासा ने स्टडी यहाँ पर की और इन्होंने यहाँ पर बताया कि मार्स के अंदर जो हीट बजट है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। सोलार एनर्जी के जो रेशियोज़ हैं वो इम्बैलेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं। मतलब देखो ये बैलेंस इम्बैलेंस क्या है, जो आपका सोलार एनर्जी है मार्स के द्वारा जो एब्जॉर्ब की जाती और हीट जो प्लैनेट के द्वारा रिलीज़ की जाती है उसके अंतर को हम कहते हैं आपका जो बैलेंस एनर्जी बजट, ठीक है। मतलब एनर्जी बजट कहते हैं वैसे तो, अगर ये बैलेंस है मतलब बराबर मात्रा में चीज़ें चल रही हैं, बराबर जीरो आ रहा है तो हम कहते हैं बैलेंस एनर्जी बजट, और अगर बराबर जीरो नहीं आ रहा है तो हम कहते हैं इम्बैलेंस एनर्जी बजट। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है? इम्बैलेंस एनर्जी बजट, ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है प्लैनेट में, और स्पेस में इसकी वजह से डस्ट स्टॉर्म रेड प्लैनेट से इमिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एनर्जी बजट का रेशियो है ये समर सीजन में भी देखने के लिए मिल रहा है और प्लैनेट के सदर्न हेमिस्फीयर में भी इस चीज़ को देखा जा सकता है। स्टॉर्म्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं और अर्थ पे जो टेलीस्कोप्स हैं उससे साफ नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। एनर्जी की एक्सिस जो यहाँ पर हो गई, मतलब प्लैनेट जो है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, इमिट कम कर रहा है, उसकी वजह से डस्ट स्टॉर्म्स मार्स की सतह पर यहाँ पर आ रहे हैं। एनर्जी का भी अर्थ का भी अपना एनर्जी बजट यहाँ पर है, और जिस दिन ऐसा यहाँ पर हो गया
कि अर्थ जो है वो भारी मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगी लेकिन इमिट नहीं कर रही है, तो फिर अर्थ पर भी आपको भारी मात्रा में डस्ट स्टॉर्म्स देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। सेवियर स्टॉर्म्स, हरिकेन हो सकते हैं, ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये एक उम्मीद लगाई जा रही है, बट आपको क्या ध्यान रखना था कि कुछ तो लेना देना है एनर्जी बजट का डस्ट स्टॉर्म से, बस इतना याद रखना था पॉइंट, ठीक है। ये तरीका आपको यहाँ पर थोड़ा सा भाई डेवलप करना पड़ेगा कि सिर्फ इतने पॉइंट को देख करके यूपीएससी अगर कुछ पूछ ले, कोई मैच करने के लिए आ जाए कि ये से लिंक है भी या नहीं भी, तो कम से कम सोच करके कुछ लगा तो पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा नासा का जो परसेवरेंस रोवर है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, कई सारे रोवर दे देगा। चाइना का रोवर है एक, इंडिया का रोवर है एक, इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है। नासा का परसेवरेंस रोवर है, ये जो आपका रोवर है मार्स की सतह पर 2021 में लैंड हुआ और इसने वहाँ की रॉक्स को एग्जामिन करना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से लेक्स वगैरह बनी और वहाँ पर जो पास्ट क्लाइमेट चेंज या एंशियंट क्लाइमेट किस तरीके से चेंज हुआ है मार्स की सतह पर, उसके लिए ये रोवर यहाँ पर लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से पता होने चाहिए थे। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ और यहाँ पर आपको मिलेगा कि अरेबियन सी जो है वहाँ पर वार्मिंग बहुत तेज़ी से हो रही है। वार्मिंग तेज़ी से होने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की अगर हम तुलना करें सिर्फ और सिर्फ अरेबियन सी से, तो सारी की सारी जो वार्मिंग है वो ज़्यादा यहाँ पर हो रही है अरेबियन सी के अंदर, और जिसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि इरेटिक रेनफॉल के पैटर्न्स आपको केरल के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। केरल के जो स्मॉल पॉकेट्स हैं वहाँ पर रेनफॉल अच्छी तरीके से नहीं हो रही। तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है आपका वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के पास में ही आपका अरेबियन सी भी है, वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि इंटेंस लो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। अरेबियन सी जो है वो वार्म हो रहा है बहुत तेज़ी से, अलार्मिंग रेट लिखा हुआ है, ठीक है। और पिछले 30 सालों से हम इस चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं कि अरेबियन सी बहुत तेज़ी से यहाँ पर वार्म हो रहा है और अब जो है वो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन के बारे में आपने ज्योग्राफी सेक्शन में पढ़ा होगा। ये आपके फॉर्म होते हैं ड्यू टू द वार्मिंग सी, और ये जो है क्योंकि सी वार्म होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे कि क्लाउड्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और उनको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पर कहते हैं, जिसकी वजह से सडन इरेटिक रेनफॉल्स देखने के लिए मिलती हैं इन द स्टेट ऑफ केरल। ओके, तो ये सब जो है वो मानसून के अराइवल के दौरान होता है और अभी चल रहा है मई का लास्ट, तो मई के लास्ट में जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मानसून आने ही वाला है, तो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें न्यूज़ के अंदर आती रहती हैं। तो क्लाउड यहाँ पर जो ये फॉर्म हुए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ये नया फिनोमिना है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, पहले नहीं देखने के लिए मिलते थे क्योंकि टेम्परेचर इतना वार्म नहीं होता था, लेकिन अब टेम्परेचर वार्म हुआ है जिसकी वजह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो फॉर्म होने लगे हैं, क्योंकि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की वो यहाँ पर बढ़ गई है। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक नया फिनोमिना है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। और वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी इज अबाउट 1.5 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द सीज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की सीज की तुलना करें तो अरेबियन सी के जो सीज हैं वो 1.5 गुना तेज़ी से यहाँ पर गर्म हो रहे हैं, और टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर दिखेगा कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है इवन ड्यूरिंग मानसून, जिसकी वजह से हैवी टू एक्सट्रीम रेनफॉल देखने के लिए मिल रही है और साथ ही साथ क्लाउड बस्ट के इवेंट्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं इन द स्टेट ऑफ केरला स्पेशली, ठीक है। तो ये सब पॉइंट जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखो कि किस तरीके से ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एक नया फीचर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर। ऐसे फीचर्स पहले नहीं देखने के लिए मिलते थे। सिंपल सी बात है, अगर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स सी के वार्म होने की वजह से यहाँ पर हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें एक कारक यहाँ पर बन जाती है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर आपका जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO जिसको कहते हैं, उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने यहाँ पर बताया कि 2021 में 4 जो ऐसे इंडिकेटर हैं जिनका रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है। जैसे हम कहते हैं कि पिछले 100 सालों में 8वें नंबर का सबसे ज़्यादा गर्म ईयर ये रहा, वार्म ईयर, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो यहाँ पर टूटे हैं। जैसे अगर मैं पहले रिकॉर्ड की बात करूँ तो लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। सी लेवल राइज भी ज़्यादा हो रहे हैं, ओशियन हीट हो रही है, जैसा कि अभी देखा अरेबियन सी के बारे में भी ऐसे ही सभी ओशियंस हीट हो रहे हैं, और साथ ही साथ ओशियन एसिडिफिकेशन भी देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो ये चारों के चारों जो हैं इनके रिकॉर्ड टूटे हैं 2021 में, और ये इंडिकेटर जो हैं वो 1950 से ऐसे नहीं देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूटे हैं यहाँ पर। तो ये दिखाता है कि ये क्लियर साइन है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से जो प्लेनेटरी स्केल है उसको चेंज यहाँ पर कर रही है। मतलब ये जो चीज़ें एक अनुपात में होनी चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, और ओशियन है, एटमॉस्फेयर है, सब चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं। हार्मफुल टू लॉन्ग लास्टिंग रेमिफिकेशन देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि 2021 जो है वो 7 नंबर का 92वां ईयर था ऑन द रिकॉर्ड ग्लोबली। तो ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये सब याद रखो कि 2021 में
तापमान बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ा। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 2021 में आप देख सकते हो कि 1.11 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस का 0.13, इतना रटने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर ये याद रखना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रीच कर चुका है टेम्परेचर। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर में 1.5 डिग्री रोक करके रखना है, तो आप देखो कि 1.5 होने में ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं बचा है, तो इतना ध्यान रखना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर चुका है। उसके अलावा वार्मिंग जो है वो ला नीना फिनोमिना के कारण भी यहाँ पर हो रही है। वैसे ला नीना फिनोमिना के कारण कूलर फेज यहाँ पर होता है वो वैसे अल नीनो सदर्न ओसिलेशन का, उसकी वजह से कूलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार वार्मिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, तो ला नीना भी यहाँ पर फेल हो चुका है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से पैसिफिक वगैरह में और उसके चारों तरफ जो साइकिल्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं उनकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो डिक्रीज होना चाहिए था अब ला नीना की वजह से डिक्रीज नहीं हो रहा है, वार्मिंग यहाँ पर मिल रही है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर याद रखना, ग्रीन हाउस गैस, सी लेवल राइज, ओशन हीट और ओशन एसिडिफिकेशन। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रीच ऑलरेडी कर चुका है टेम्परेचर। अगले ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021, इन्होंने ये भी बताया कि सी लेवल इंडिया की कोस्ट के चारों तरफ, इंडिया की अपनी कोस्ट है उसके चारों तरफ का अच्छा खासा सी लेवल है, तो ये सी लेवल बहुत तेजी से राइज हो रहा है कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज। तो देखो इंडिया के चारों तरफ सिचुएशन वर्स्ट हो रही है। अभी पढ़ा कि अरेबियन सी जो कि यहाँ पर मौजूद है वो तेजी से गर्म हो रहा है ग्लोबल एवरेज की तुलना में, और अब यहाँ पर पता चलेगा कि सी लेवल राइज भी तेजी से यहाँ पर हो रहा है ग्लोबल एवरेज की तुलना में, इंडिया में ज़्यादा तेजी से चीज़ें हो रही हैं। तो ग्लोबली जो रेट है वो है आपका 4.5 mm पर ईयर, ठीक है, और इंडिया के अंदर जो है वो रेट यहाँ पर ये ज़्यादा है, 4.5 mm जो पर ईयर है उससे ज़्यादा का रेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। कितना देखने के लिए मिल रहा है बेसिकली, तो ये आपका जो रेट है वो है आपका 7 mm पर ईयर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप यहाँ पर याद रख सकते हो, वैसे डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखो कि इंडियन कोस्ट के अलोंग फास्टर रेट से चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। द मेजर रीजन फॉर द इंक्रीज इन सी लेवल आपका देखने के लिए मिलेगा आइस लॉस, जिसको कहते हैं आप परमाफ्रोस्ट की थॉइंग कह सकते हो, या फिर जो आपके ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग कह सकते हो, ठीक है। तो आइस शीट वगैरह सब पिघल रही हैं आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, थर्ड पोल के अंदर, इसकी वजह से चीज़ें हैं। साथ ही साथ दिस इंक्रीज हैपन डेस्पाइट द लानिना फिनोमिना, मैंने बताया कि लानिना फिनोमिना की वजह से चीज़ें जमनी चाहिए थी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, कूलर फेज होना चाहिए था, लेकिन लानिना की वजह से लिखा हुआ है ना डेस्पाइट, ठीक है। तो डेस्पाइट ये वर्ड दिखाता है कि होना कुछ और चाहिए था लेकिन हो कुछ और रहा है। तो लानिना फिनोमिना की वजह से टेम्परेचर कूल होना चाहिए था, बट उसका अपोजिट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर आपके पिघल रहे हैं, पिघलने की वजह से सी लेवल इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है। तो इंक्रीज इन सी लेवल इज नॉट हैपनिंग यूनिफॉर्मली इन ऑल पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओशन, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि सभी जगह पर एक जैसा सी लेवल राइज नहीं हो रहा। इन द इंडियन ओशन रीजन ये तेजी से हो रहा है, मैंने बताया कि 7 mm पर ईयर यहाँ पर हो रहा है, और जबकि पूरी दुनिया में 4.5 mm पर ईयर की रफ्तार से सी लेवल राइज देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सी लेवल राइज यहाँ पर है, जिससे कि मिलियंस ऑफ पीपल जो कि कोस्ट के अलोंग में यहाँ पर रहते हैं उनको नुकसान होगा, इकोनॉमी में भी नुकसान होगा, साथ ही साथ उनका जो हैबिटेट है वहाँ भी नुकसान होगा, और कोस्ट लाइन का ग्रेजुअल इरोजन भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो आपके डेल्टाज हैं उनका सब्सिडेंस एंड इनंडेशन भी देखने के लिए मिलेगा। डेल्टाज के लिए कंडीशन है कि कोई वेव्स वगैरह तेज़ नहीं होनी चाहिए किनारे पर, लेकिन जब सी लेवल राइज यहाँ पर होगा तो समुद्र की गहराई भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि डिपॉजिट्स नहीं हो पाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म कंसर्न है पीपल जो कि सी के क्लोज में यहाँ पर रहते हैं, और इमीडिएट कंसर्न भी है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह भी यहाँ पर आ सकते हैं, उनका भी इम्पैक्ट यहाँ पर बढ़ेगा। इसके अलावा स्टॉर्म सर्जेस भी देखने के लिए मिल सकते हैं, उनकी हाइट बढ़ सकती है, उनकी एनर्जी भी यहाँ पर बढ़ सकती है और भारी नुकसान पहुँचाएंगे, जिससे कि विंड स्पीड यहाँ पर बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा विंड स्पीड एक साइक्लोन की यहाँ पर होगी उतनी ही ज़्यादा दिक्कत वो यहाँ पर करेगा, तो उतने ही भारी मात्रा में स्टॉर्म सर्जेस देखने के लिए मिलेंगे, उतनी ही ज़्यादा तबाही, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल थ्रेट देखने के लिए मिलेगा। स्टॉर्म सर्जेस जो हैं वो इंटेंसिफाई भी हो जाएंगे, और हाई टाइड के ड्यूरिंग अगर हम देखें साइक्लोन वगैरह यहाँ पर आते रहेंगे, और इनका जो कंबाइंड एफर्ट है वो आपका स्टॉर्म टाइड के रूप में यहाँ पर उभर करके आएगा। मतलब एक तो हाई टाइड देखने के लिए मिलेंगे, ऊपर से स्टॉर्म सर्जेस भी देखने के लिए मिलेंगे, दोनों को जोड़ करके हम यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्टॉर्म टाइड, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, दोनों की इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी धीरे धीरे, और ये सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा स्टॉर्म सर्जेस तो आएंगे, उसके अलावा जो टाइड्स हैं वो भी आएंगे, दोनों के दोनों सलाइन वाटर को लेकर के आएंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड में सलाइन वाटर का आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो सोइल है उसकी सैलिनिटी यहाँ पर बढ़ जाती है और कंडीशन क्रिएट होती है जिसको कहते हैं सोइल सैलिनाइजेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर हो जाती है, और उससे आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो सब यहाँ पर गिरती है, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर ख़राब होती है, तो इससे लॉन्ग टर्म डैमेज मिलता है, सोइल की क्वालिटी डिक्रीज होती है।
तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर याद रखो कि कितना नुकसान होगा अगर सी लेवल राइज यहाँ पर हो रहा है। मैंने कम से कम आपको 10 पॉइंट बता दिए होंगे, ठीक है। एक बार काउंट करके देखो कि सी लेवल राइज होने के क्या क्या नुकसान होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट सब पता होने चाहिए आपको। इसके अलावा यूनिसेफ ने अपनी बेसिकली कोई रिपोर्ट वगैरह जारी की होगी और उसके अंदर इन्होंने बताया कि इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो इंडिया के अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लिखा हुआ है हाईएस्ट नंबर। ये नंबर भी दिए गए हैं, नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 5 साल से कम के बच्चों में सेवियर वेस्टिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और ये बात जो है वो यूनिसेफ ने बताई। इन्होंने कहा कि अलर्ट हो जाना चाहिए इंडिया को पूरी तरीके से। ग्लोबल बॉडी ने यह भी कहा कॉल द सिचुएशन एंड ओवरलुक्ड चाइल्ड सर्वाइव इमरजेंसी। इस सिचुएशन को इन्होंने इस चीज़ का नाम यहाँ पर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये टर्म यहाँ पर यूज़ की गई, ये किस चीज़ के लिए है। तो याद रखना कि सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए ये टर्म यहाँ पर है। आपसे ये भी देखो इस तरीके से देगा कि अभी अभी ओवरलुक्ड चाइल्ड सर्वाइवल इमरजेंसी नाम की टर्म न्यूज़ के अंदर थी, किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो पहले तो आपका यही दे देगा कि बच्चों की ट्रैफिकिंग वगैरह से रिलेटेड है क्या, ठीक है। दूसरा आपको ये दे देगा कि सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड सेवियर वॉस्टिंग की प्रॉब्लम से रिलेटेड है क्या, जी हाँ, ये वाला सही हो जाएगा। चाइल्ड सर्वाइवर में और भी चीज़ें दे सकता है और 2 ऑप्शन दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। उसमें से पूछेगा कि चाइल्ड सर्वाइवर इमरजेंसी जो है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पर जो है वो बेसिकली एक सिचुएशन के रूप में बताई गई यूनिसेफ के द्वारा, तो वो इस चीज़ के रूप में यहाँ पर है। तो सेवियर वास्टिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी, जिसको हम सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, जिसको मतलब बेसिकली ये है कि हाइट की तुलना में आपका वेट जो है वो कम रह जाता है, उसको वास्टिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। तो वो इंडिया में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर आ रहा है, इंडिया पहले नंबर पर आ रहा है। और साउथ एशिया जो है वो अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस साउथ एशिया के अंदर में मिल रहे हैं। उसके बाद आपको मिलेंगे आपके सब सहारन अफ्रीका के अंदर। देखो बेसिकली सब सहारन अफ्रीका के अंदर कंडीशन ज़्यादा ख़राब रहती हैं, बट यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो रही हैं। साउथ एशिया के अंदर कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही हैं। सब सहारन अफ्रीका धीरे धीरे जो है वो साउथ एशिया से आगे आता चला जा रहा है, ठीक है। तो साउथ एशिया की कंडीशन ख़राब होती चली जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि रेडी टू यूज़ थेरापेटिक फूड अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो उससे लगभग 5 मिलियन लाइफ्स हमने 2020 में जो है वो सेव की हैं। तो ये जो टर्म है RUTF, इसको भी यहाँ पर याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उनको भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। जैसे RUTF रेडी टू यूज़ थेरापेटिक फूड, जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड्स फॉर वास्टिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने से वास्टिंग की प्रॉब्लम्स खत्म यहाँ पर हो जाएंगी। तो रेडी टू यूज़ थेरापेटिक फूड इसको कहते हैं। इज़ ऑफन इग्नोर्ड बाय मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज इसको इग्नोर कर रही हैं और इसेंशियल मेडिसिन के रूप में नहीं दे रही हैं, कमोडिटीज़ लिस्ट के रूप में। यूनिसेफ ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ये चीज़ें सारी कंट्रीज़ में लागू होनी चाहिए। ए पेस्ट ऑफ पीनट शुगर ऑयल एंड मिल्क पाउडर, ये जो है वो डायरेक्टली कंज्यूम होना चाहिए और सैचेट के रूप में आप इसको जो है वो रेडी टू यूज़ थेरापेटिक फूड के रूप में, ये मेडिसिन प्लस फूड दोनों का वर्क यहाँ पर करेगा, जिससे जो सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेविंग वेस्ट अफ्रीकाज लास्ट लायंस, 6 एनिमल्स इन सेनेगल पार्क फिटेड विद GPS कॉलर टू कलेक्ट डाटा। तो जो आपके लायंस हैं उनमें बेसिकली GPS कॉलर यहाँ पर लगाए गए हैं, ओके, ताकि उनको ट्रैक किया जा सके, डाटा कलेक्ट किया जा सके और उनके प्रिजर्वेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पर किया जा सके। तो GPS जो है वो शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देगा। ये हमें बताता रहेगा कि लायंस की मूवमेंट क्या है यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन में। पार्क यहाँ पर उठाया गया है सेनेगल के अंदर, सेनेगल का पार्क है, अफ्रीका की न्यूज़ है, ठीक है। एंटी पॉइचिंग मीजर जो हैं वो उनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उनमें भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी रिवील किया गया कि लायंस जो हैं वो पार्क के अंदर वो बेसिकली जो उंगुलेट्स होते हैं यानी कि हूप्ड एनिमल्स, उनको एज अ प्रे यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, यानी कि हमें इनको भी बचाना होगा, शिकार को भी बचाना होगा और शिकारी को भी बचाना होगा। तो लायंस जो हैं वो रिसेंटली 2 सब स्पीसीज़ में क्लासीफाइड यहाँ पर किए गए हैं। एक है आपका नॉर्दर्न लायन, अफ्रीका के अंदर ही, ओके, इसका साइंटिफिक नाम अलग है, पैंथेरा लियो और नॉर्दर्न लायन। और दूसरा यहाँ पर है आपका सदर्न लायन। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। लायन पूरी दुनिया में 2 तरीके से यहाँ पर हैं। एक तो नॉर्दर्न लायन हो गए जो कि वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और इंडिया में पाए जाते हैं, और दूसरे यहाँ पर हो गए सदर्न लायन जो कि आपके ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो जो वेस्ट अफ्रीकन वाले हैं यहाँ पर, जिनको हम सेनेगलीज लायन भी यहाँ पर कहते हैं, वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैं। इन दोनों में अंतर दिया गया है। जो आपके नॉर्दर्न लायन है और सदर्न लायन है, इन दोनों में अंतर है। जो आपके बेसिकली नॉर्दर्न लायन है वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैं सदर्न लायन की तुलना में, और अंतर जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सब चीज़ें भी हैं। इतना सब डिटेल में नहीं जाएंगे। द लायन इज द ऑफिशियल सिंबल ऑफ सेनेगल। सेनेगल जो कंट्री है उसका ऑफिशियल सिंबल है।
और नेशनल जो फुटबॉल टीम है वहाँ की उसका मैस्कोट भी यहाँ पर है, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाउएवर वेस्ट अफ्रीकन लायंस हैव सफर्ड पार्टिकुलरली ड्रामेटिक पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो जो वेस्ट आपकी अफ्रीका है वहाँ के जो लायंस हैं उनकी पॉपुलेशन तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू द इलीगल हंटिंग ऑफ द स्पीसीज प्रे। स्पीसीज की जो प्रे है मतलब जो शिकार है वो उसकी संख्या यहाँ पर कम हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया, देखो जहाँ पर मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। उनग्युलेट्स जो हैं जिन पर ये डिपेंडेंट रहते हैं उनकी संख्या कम हो रही है, जिसकी वजह से जो लाइव स्टॉक वगैरह हैं वो कम हो रहे हैं, और वो जो हैं वो आपके देखने के लिए मिलेगा कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद इंडिया हैड वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोल्यूशन रिलेटेड डेथ इन 2019। तो ये आपका यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई और रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि एयर पोल्यूशन के कारण लगभग 1.6 मिलियन डेथ हुई हैं 2019 में इंडिया के अंदर, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स यहाँ पर हैं। तो ओवरऑल पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो इंडिया में हाईएस्ट हैं। ओके, तो ये भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। वाटर, लेड, ऑक्यूपेशनल रिलेटेड पोल्यूशन, इन सब से भी ज़्यादा डेथें देखने के लिए मिल रही हैं। तो सभी सोर्सेज से डेथ हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा डेथ यहाँ पर मिल रही हैं, और मेजॉरिटी ऑफ डेथ जो है वो पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 के कारण यहाँ पर हैं। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के कारण भी जो डेथ हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट लार्जेस्ट कोज, तो सिर्फ कोज यहाँ पर पढ़ो, हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के कारण कोजेज हैं, ये भी कोज है मतलब, और इसके अलावा एयर पोल्यूशन है, वाटर अच्छा नहीं होगा, ठीक है, लेड की प्रॉब्लम हो जाती है वाटर के अंदर, या फिर आप देखोगे कि जो ऑक्यूपेशनल रिलेटेड पोल्यूशन है उसमें भी ये चीज़ें हैं। एयर पोल्यूशन हैज़ मोस्ट सेवियर इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर जो पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ये भी पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, पीटी के हिसाब का पॉइंट है। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में एयर पोल्यूशन यहाँ पर है, और न्यू दिल्ली वगैरह के चारों तरफ जो इलाके हैं वहाँ पर, क्योंकि बायोमास भी यहाँ पर जलाया जाता है, और बायोमास के कारण एयर पोल्यूशन की डेथ भी एक सिंगल लार्जेस्ट कोज यहाँ पर क्रिएट करती हैं। वाटर पोल्यूशन के कारण 0.5 मिलियन डेथ यहाँ पर हुई हैं। ऑक्यूपेशनल पोल्यूशन के कारण भी डेथ की संख्या काफ़ी है, और साथ ही साथ लेड एक्सपोजर के कारण भी डेथ्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबली एयर पोल्यूशन के कारण लगभग आपकी 6.67 मिलियन डेथ यहाँ पर हुई है, डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं, इंडिया के अंदर इतनी डेथ यहाँ पर हुई हैं। तो ये सब डेथ का यहाँ पर डाटा दिया गया है, और इसको जो है वो आप ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब डाटा किसी काम का नहीं है, लेकिन सोर्सेज पता होने चाहिए। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ की मई 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं ये भी अपलोड कर दिए गए हैं, इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद UNCCD, उसकी यहाँ पर आपकी 15th कोप जो मीटिंग है वो यहाँ पर हुई, और इसके अंदर अगर आप देखें तो कोप 15 मीटिंग है, ये यूनाइटेड नेशंस जो आपकी ये UNCCD डेजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करने के लिए ये कन्वेंशन यहाँ पर है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसकी 15th कोप मीटिंग यहाँ पर हुई, और उसके अंदर क्या क्या जो है वो निष्कर्ष निकले उनको हम यहाँ पर देखेंगे। पहली बात तो ये जो आपकी कन्वेंशन है 1994 में यहाँ पर अडोप्ट की गई थी, और ये सोल लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, इसको भी याद रखिएगा। और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, ड्रॉट्स के इफेक्ट को रोकने के लिए ये जो ट्रीटी है उसको फॉलो किया जाता है। और कोप 15 जो है वो एबिडजान में हुई, कोटरे आइब्रे के अंदर। थीम थी इसकी लैंड लाइफ लीजेसी, यानी कि पूरी लाइन अगर आप देखें तो ये है आपकी लैंड लाइफ लीजेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रोस्पेरिटी। तो जो डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर है उसको हमें ख़त्म कर करके यहाँ पर बेसिकली फॉरेस्टेशन करना है, एफॉरेस्टेशन भी यहाँ पर जो है उसको बढ़ावा देना है। तो इसके कुछ आउटकम है, कुछ ट्रीटीज़ निकल के आई, कुछ नई कमिटमेंट हमने यहाँ पर ली। हमने कहा कि 2030 तक जो डिग्रेडेड लैंड है उसमें 1 बिलियन हेक्टेयर तक रिस्टोरेशन यहाँ पर कर देंगे। जो लैंड खराब हो चुकी है उसमें 1 बिलियन हेक्टेयर का रेस्टोरेशन हम यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑन ड्रॉट भी यहाँ पर बनाया गया, जो कि 2024-22 से लेकर के 24 तक एक बेसिकली आपको बताएगा कि कैसे ड्रॉट मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाए। उसके अलावा फोर्स्ड माइग्रेशन है या डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे रोका जा सकता है ताकि रूरल रेजिलियंस उसको इंक्रीज़ किया जा सके और जो लाइवलीहुड स्टेबिलिटी है उसको हासिल किया जा सके। इसके अलावा जो वुमेन का इन्वॉल्वमेंट है लैंड मैनेजमेंट में उसको भी बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा कुछ नई डिक्लेरेशन भी साइन हुई, जैसे एबिडजान कॉल, ठीक है। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। ऐसे ही आपकी एबिडजान डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन हुई, किस चीज़ के लिए, जेंडर इक्वलिटी फॉर सक्सेसफुल लैंड रेस्टोरेशन। तो जो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने वाली बात है वो एबिडजान डिक्लेरेशन के अंदर में ही यहाँ पर उसकी बात की गई है। इसके अलावा कोप 15 लैंड लाइफ एंड लीजेसी डिक्लेरेशन, ये थीम और थीम के आगे डिक्लेरेशन लगा करके ये डिक्लेरेशन रिलीज़ की गई, और इसके अंदर जो UNCCD की फ्लैगशिप रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स थी उनको इंक्लूड किया गया।
साथ ही साथ ग्लोबल लैंड आउटलुक भी रिलीज़ की गई। तो ये ग्लोबल लैंड आउटलुक कौन रिलीज़ करता है? UNCCD, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव भी लिए गए, जैसे बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव जो है वो आपका जो कमिटमेंट है, जो कि आपकी पार्टिसिपेटरी कंपनीज, याद रखना नॉट गवर्नमेंट, कंपनीज जो है वो यहाँ पर कमिटमेंट करती हैं कि हम इतनी डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेंगे, वो सारे के सारे जो एम हैं वो आपके इस इनिशिएटिव के अंदर में फुलफिल यहाँ पर किए जाएंगे। और फुलफिल करने के लिए जो सप्लाई चेन है और CSR एक्टिविटी हैं, उन दोनों का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो कंपनीज के पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली टर्म है उसका पैसा भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। उसके अलावा साहेल सोर्सिंग चैलेंज यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिससे हम जो ग्रेट ग्रीन वॉल यहाँ पर बन रही है अफ्रीका के अंदर, ठीक है, बेसिकली सहारा डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये वॉल हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए ये साहेल सोर्सिंग चैलेंज यहाँ पर क्रिएट किया गया है। इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे मॉनिटर करने के लिए कि ये जो वॉल हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कितनी बनी, कैसे बनी, ठीक है। इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी और साथ ही साथ जो प्रोड्यूस है उसका कमर्शलाइजेशन भी होगा। तो ये जो वॉल हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं 8000 किलोमीटर की नेचुरल वॉल है, अफ्रीका के अंदर ये बन रही है। इसके अलावा ड्रॉट लैंड नाम से हमने जो है वो एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया है UNCCD के अंदर। तो ये सारे जो आउटकम थे, COP15 के आउटकम थे UNCCD की, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर बफेलो पॉक्स के केसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो मंकी पॉक्स के केसेस जैसे अभी पढ़े 5-6 स्लाइड पहले, ऐसे ही आपको यहाँ पर बफेलो पॉक्स के केसेस भी देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट ऐसी सब चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसका पहला केस 1934 में ग्लोबली रिकॉर्ड किया गया था इंडिया के अंदर ही, और फिर उसके बाद आप देखोगे 85 से 87 तक भी केसेस मिले, 92 से लेकर के 96 तक भी केसेस थे, और 2008 से लेकर के 2009 में भी हमें जो बफेलो वायरस है उसके केसेस जो हैं वो देखने के लिए मिले। जूनोटिक डिजीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यहाँ पर जो है वो एंडेमिक है इंडिया में, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। मंकी पॉक्स इंडिया के अंदर एंडेमिक नहीं है, लेकिन ये जो आपका बफेलो पॉक्स है ये इंडिया के अंदर एंडेमिक है, और इसके जो रूट हैं वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में है। तीनों जो आपके पॉक्स हैं, बफेलो पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स, तीनों का रूट जो है वो आपका एक ही यहाँ पर है, मतलब तीनों जो हैं वो एक ही फैमिली से यहाँ पर निकल करके आए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये जो फैमिली है इसका नाम है आपका ऑर्थोपॉक्स वायरस, तो इसके अंदर से ही ये तीनों वायरस की फॉर्म्स जो हैं वो निकल करके आई हैं। ये रहा, ठीक है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिए। बाकी कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं, मंकी पॉक्स के भी केसेस बढ़ रहे हैं, बफेलो पॉक्स के भी केसेस बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये इंडिया में एंडेमिक है, तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ये लास्ट स्लाइड थी, और इस तरीके से जो डाउन टू अर्थ की ये वाली सीरीज़ है ये कंप्लीट हो गई है, और इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, ये आपकी मई 2022 की जो सीरीज़ है ये कंप्लीट हो चुकी है। सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर किए जितने भी वेबसाइट के द्वारा कवर किए गए थे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।